तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो उसके इसमें करेक्शन फैक्टर वाला पार्ट मेंशन कर दिया था, कंपैरिजन वाले पार्ट में डेरिवेशन वाला पार्ट डिस्कस कर लिया था। अच्छा हाँ, एक सवाल पढ़ने के लिए हम बोले थे, जो हम बोले थे कि तुम लोग को बताएंगे, नाइट्रोजन वाला जो ग्राफ था उसके बारे में। तो थोड़ा बहुत उसका डिस्कशन करके मतलब देखे थे। एक छोटा सा वेबसाइट है केमिस्ट्री डॉट स्टैक एक्सचेंज, वहाँ पे हम कभी कभी कुछ डाउट होता है तो पूछा करते हैं। तो ग्राफ सही दे रखा है। जैसे जेड वर्सेस पी का जो ग्राफ होता है, उसमें जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे अपने जेड का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। ऑल्दो ये है कि हम इसको आइडियल गैस के बिहेवियर से रिलेट कर रहे थे, बट ये आइडियल गैस के बिहेवियर से रिलेट नहीं कर सकते हम लोग। जस्ट आगे एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वेरियल इक्वेशन। तो वेरियल इक्वेशन वाले पार्ट्स हम लोग आराम से रिलेट कर पाएंगे, ऐसा हम लोग मतलब कंपैरिजन करते वक्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे प्रेशर को कांस्टेंट रख के, तो उस केस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू बढ़ता है। जैसे मान लो कि शुरू में ग्राफ वाला पार्ट इस तरीके से था, फिर ग्राफ थोड़ा ऊपर आया था, और एक ग्राफ ऐसा दे रखा था। ऑल्दो स्ट्रेट लाइन नहीं होता ग्राफ वाला पार्ट, शुरू में थोड़ा कर्व होता है, फिर स्ट्रेट लाइन टाइप का आता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर वाला पार्ट बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग का z का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। और इतना ज़्यादा इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी मतलब इतना ज़्यादा स्लोप नहीं होता है, बट फिर भी ग्राफ वाला पार्ट आराम से इंक्रीज करता चला जाता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जब वेरियल इक्वेशन वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे हम लोग, तो उस वेरियल इक्वेशन वाले पार्ट में एक छोटा सा आइडिया हम इस चीज़ का देंगे। हमको भी नहीं मालूम था कि वेरियल इक्वेशन से इस चीज़ को रिलेट किया जा सकता है। तो उस केस में ये डिस्कशन करेंगे हम लोग कि z का वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से बढ़ रहा होगा। तो जब वहाँ पे पार्ट आएगा तो डिस्कशन करेंगे। तो उस क्वेश्चन में जो भी, एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन पे क्वेश्चन डालने दो। हाँ, उसमें जो बी ऑप्शन वाला टाइप का पार्ट था, T2 ग्रेटर देन T1 टाइप से, वो ग्राफ नहीं होगा। ग्राफ मतलब वो आंसर नहीं होगा। आंसर वाले पार्ट में, हाँ यही सवाल था 76 नंबर। आंसर वाले पार्ट में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर T3 होगा, फिर उसके बाद T2 वाला पार्ट आएगा, और फिर T1 वाले पार्ट का नंबर होगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, हम लोग का जो जेड का ग्राफ मतलब जेड का जो पार्ट है वो इंक्रीज करता ही चला जाता है। और अगर हम लोग टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर को भी चेंज करते हैं, तब जाकर के उसमें रियल गैस बिहेवियर वाला पार्ट जो है वो आइडियल में कन्वर्ट होना शुरू होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जेड वर्सेस पी का ग्राफ टेम्परेचर के साथ इंक्रीज ही करता चला जाएगा। हम लोग वेरियल इक्वेशन से इस चीज़ को आराम से रिलेट कर लेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें T3 T2 T1 ऑप्शन सी वाला पार्ट ही आंसर आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में तुम लोगों को, कुछ सॉल्व करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ भी होमवर्क दिया था क्या? बताओ भाई। सर सब्जेक्टिव एडवांस लेवल वाला का सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा? सब्जेक्टिव एडवांस वाला का सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक मिनट। अच्छा, वो क्वेश्चन सोच के देखा था जो क्वेश्चन तो मेरे से पूछा था मैसेज करके? यस सर। क्या समझ में आया? सर मतलब हम लोग जीरो मान के चल रहे हैं फोर्स, तो फिर इंटर न्यूक्लियर पोटेंशियल जो है वो भी जीरो होना चाहिए, लेकिन हम हम्म। लोग मतलब अगर मेजर कर रहे हैं इंटर हम्म। न्यूक्लियर पोटेंशियल, तो हम लोग हाँ, एक किसी सर्टेन वैल्यू तक ही मेजर कर पाएंगे। ठीक है। उसके मतलब उसके बाद तो नहीं हम लोग ला पाएंगे और एटम्स को क्लोज। तो बिल्कुल नहीं। इसलिए सी लग रहा है आंसर। इसलिए सी लग रहा है आंसर। एक सेकंड रुको, हम क्वेश्चन शेयर करते हैं स्क्रीन पे। अब एक छोटा सा सवाल था जो जेई एडवांस 2015 में आ रखा है ग्राफिकल सवाल। बस ये है कि मतलब उस क्वेश्चन में हम लोग को ग्राफ के हिसाब से, गिवन वैल्यू के हिसाब से चीजें रीड करनी थी। हमको शेयर किया था स्क्रीन पे, एक मिनट। कहाँ गया भाई? अच्छा, तुम हमको भेजा था ना कि यस सर। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ। कल क्या हुआ था भाई? कोविड-19 आया हुआ था क्लास में, क्या था ये? यस सर, पहले कोविड-19 आया था, उसके बाद वैक्सीन भी आया था। सीन आ गया था फिर। कौन था भाई ये?
पता नहीं सर, उसके पिछले क्लास में कोरोना भी आया था। इसका खुराफाती है फिर। आदित्य आर्यन से बात करना पड़ेगा। चलो ध्यान दो, स्क्रीन दिख रहा होगा तुम लोगों को, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोग को स्क्रीन पे। यस सर। इसमें दे रखा है सवाल में, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक रियल गैस सेटिस्फाइज द इक्वेशन P into V minus B is equal to RT, where B is a constant, और the relationship of interatomic potential and interatomic distance for the gases is given by। तो जैसे एक चीज ध्यान होगा तुम लोगों को, जब हम लोग गैसीय स्टेट वाले पार्ट का डिस्कशन करते हैं, सॉरी गैसीय स्टेट नहीं, केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन करते हैं, तो वहां पे हम लोग इस तरह का एक डिस्कशन पुट अप करते हैं बेसिकली, कि अगर हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है, तो हम लोग ग्राफ इस टाइप का निकल के आया था। तो सवाल में भी यहाँ पे इंटर एटॉमिक पोटेंशियल और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यही चीज पूछा है। तो ये जो ग्राफ है ये वहाँ पे निकल के तो आता है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स भी होता है और अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, दोनों के दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। तो लोग नॉर्मली ऑप्शन देखते ही पहला ऑप्शन कंसिडर कर लिए, लेकिन अगर ढंग से सवाल को देखना शुरू करो तो इस केस में दिख रहा है यहाँ पे P इंटू वी माइनस बी ऐसा मेंशन किया है। मतलब ए वाला फैक्टर अपना एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब तक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक ग्राफ नेगेटिव नहीं हो सकता। अब जब तक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक ग्राफ में नेगेटिव वाला पार्ट आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अभी वर्क पर एनर्जी में ये चीज सुना होगा तुम लोगों ने, फोर्स अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट जस्ट नेगेटिव होता है, जस्ट उल्टा साइन होता है। और वहाँ एक डिफिनेशन भी आता है, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल आर, इस टाइप का कोई डिफिनेशन आता है क्या? फिर यस इंटीग्रेशन, सर। ये डिफरेंशिएशन आता है ना, यस कि अगर सर। हम लोग पोटेंशियल को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ले, तो माइनस साइन के साथ अगर हम लोग उसको अटैच कर दें तो फोर्स का वैल्यू निकल के आ सकता है। तो अगर हम लोगों का ए वाला पार्ट मिसिंग है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिसिंग है, तो कभी भी हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये ग्राफ छूट गया, डी ऑप्शन छूट गया। लेकिन बी एग्जिस्ट तो कर रहा है, और इसमें एक छोटा सा पार्ट ध्यान रखना, आज वैसे उस चीज को डिस्कस भी करेंगे हम लोग। जो बी वाला पार्ट है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को तो रिप्रेजेंट करता है, बट मॉलिक्यूल के रिपल्शंस को भी रिप्रेजेंट करता है। अब जो बी वाला पार्ट है वो एक्चुअल में अगर रिपल्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिपल्सिव फोर्स अगर होगा, इसका मतलब फोर्स का वैल्यू हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हुए चलेंगे, और अगर फोर्स का वैल्यू नेगेटिव है तो जो अपना पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है आराम से हम पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। तो इस केस में जैसे अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो रिपल्सिव फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का, तो इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो रखा गया है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आ जाएंगे, तो उस केस में जो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है वो एब्रप्टली बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि रिपल्शन का फैक्टर बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा होगा। ऑप्शन सी ग्राफ होना चाहिए। बी हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ रिपल्शन के फैक्टर को भी निगलेक्ट कर दिया, मतलब ना पॉजिटिव चार्ज में कोई इंट्रैक्शन, मतलब कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, ऐसा आइडियल सर गैस केस लेकिन में होता एकदम से वर्टिकल कैसे हो गया ग्राफ? है। ग्राफ एकदम से वर्टिकल तो नहीं होगा, थोड़ा स्लैंट होना चाहिए, और एकदम से वर्टिकल होने का कोई सीन नहीं हो, मतलब होने का कोई चांस नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल अगर क्लोज आ रहे हैं तो एकदम से क्लोज आ रहा है, ऐसा रिपल्शन बढ़ गया ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल वर्टिकल लाइन हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा स्लैंट होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये पॉसिबिलिटी निकल के आ सकता है आराम से, ठीक है। बाकी उसमें जैसे पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करें, तो उस केस में जैसे K/Q1 Q2 अपॉन आर इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। तो रेडियस के हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शन लेकर के तो चल रहे हैं, एकदम से इंक्रीज तो नहीं करेगा। ये कि मॉलिक्यूल एकदम से जब बहुत क्लोज आएंगे तो एकदम से रिपल्शन का फैक्टर वाला पार्ट इंक्रीज कर रहा होगा। तो ग्राफ बस उस चीज को डिनोट कर रहा है कि यहाँ वाले पार्ट में हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट पॉजिटिव निकल के आ रहा है। तो एक सवाल आ रखा था 2015 में, लोग इसको नॉर्मली जैसे सवाल में वो इंटर एटॉमिक पोटेंशियल वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इस सेंस में सीधा देखते ही ग्राफ वन वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ग्राफ का पार्ट नहीं था। सवाल में क्या वैल्यू दे रखा है ये चीजें ढंग से देखना होता है, क्योंकि सवाल में ऐसा मेंशन कर दिया P इंटू वी माइनस वी, मतलब अट्रैक्शन फोर्स तो नहीं है लेकिन रिपल्सन फोर्स है, और अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों के दोनों वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। ग्राफ एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्लैंट पे होना चाहिए, नॉर्मल तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। और कुछ तो सवाल नहीं था। और कुछ होमवर्क दिया था क्या? हाँ, सब्जेक्टिव वाले में कौन सा बोल रहा था?
बोलो अरविंद। क्वेश्चन 2 सर, सब्जेक्टिव में एडवांस क्वेश्चन, वाले में। एडवांस वाले में क्वेश्चन 2। A column of Hg of 10 centimeter in length is contained in the middle of a narrow tube and एक सेकंड को डायग्राम बनाने दो। A column of Hg of 10 centimeter in length is contained in the middle of a narrow tube, narrow 1 meter long tube which is closed at both ends, ठीक है। और उसके बाद बोला है both the halves of the tubes contained air, ठीक है, at pressure 76 centimeter of Hg, by what distance will the column be displaced if the tube is held vertical। ऐसा सवाल ऑलमोस्ट दे रखा, जैसे मान लो कि एक ट्यूब दे रखा है जिसमें हम लोग बीच में Hg वाले पार्ट को डाल रखा है, यहाँ पे मरकरी वाले पार्ट को बीच में प्लेस कर रखा है, और मिडल बोला है, मतलब बेसिकली अगर हम लोग 1 मीटर के हिसाब से बात करें तो हाफ मीटर, और हाफ मीटर में हम लोग 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट के कॉलम को लेके चल रहे हैं। हाफ मीटर का मतलब मिली सेंटी डेसी मीटर, 100 सेंटीमीटर हो गया ना, ठीक है। यस 100 सर। का मिड पॉइंट मतलब 50 सेंटीमीटर, उससे 10 यूनिट आगे पीछे, मतलब सॉरी 5 यूनिट आगे पीछे, तो टोटल 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। मतलब ये मिड पॉइंट से 5 यूनिट पीछे, तो हम लोग का वैल्यू होना चाहिए 45, 5 यूनिट आगे मतलब वैल्यू होना चाहिए 55 के बराबर। अगर इस चीज को हम लोग वर्टिकल कर दे, हाँ ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस चीज को हम लोग वर्टिकल कर दे, तो वर्टिकल करने से हम लोग के पास एक चीज वैल्यू होगा, जैसे जो मरकरी वाला पार्ट है, वो मरकरी वाले पार्ट का खुद का भी कुछ मास होगा, तो इसका जो मास होगा वो पार्ट मास की वजह से इस पूरे के पूरे पार्टिकल को नीचे लेके जाना चाहेगा। तो जब इसको ये नीचे लेके जाना चाहेगा, तो नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और अगर नीचे का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा इसका मतलब नीचे वाले पार्ट का प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो अगर अपना प्रेशर वाला पार्ट इंक्रीज कर रहा है, तो पूछा इसमें यह है कि हम लोग by what distance till the column of Hg be displaced if the tube is held vertical। तो मरकरी के मास का तो कोई सेंस दिया नहीं यहाँ पे, तो इसका तो कोई सेंस नहीं सर पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा तो उससे बन जाएगा ना। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट से बनेगा तो सही, लेकिन जैसे उसमें ये है कि ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है, ये कैसे मालूम। रो इसमें देना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ क्योंकि सर दिया हुआ तो है 76 mm सेंटीमीटर एच नीचे लग रहा है वो ऊपर वाला से, और इसका जो लेंथ रहेगा 10 सेंटीमीटर, वो 10 सेंटीमीटर एच लगेगा तो 86 हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग प्रेशर वाले पार्ट की बात करते हैं तो P प्लस रो जी एच होता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, मरकरी दे रखा है तब तो ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली काम हो जाएगा, लेकिन उसमें एक छोटा सा वेरिएशन और आएगा और उस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर ये गैस नीचे शिफ्ट होगा, ठीक है, अगर ये गैस नीचे शिफ्ट होगा, तो एक सेकंड साइड में इसको हम डायग्राम में, एक सेकंड रुक जाओ, अच्छा सवाल है थोड़ा। मान लो अगर ये गैस वाला पार्ट नीचे के डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, तो हम लोगों के पास एक और कंसिडरेशन होगा जो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम लोग पार्टिकल को वर्टिकल कर दे, मतलब ये ट्यूब वाले पार्ट को वर्टिकल कर दे, तो जैसे मान लो शुरू में ऊपर में हम लोग के पास डिस्टेंस निकल के आ रहा था 45 के बराबर, नीचे वाले पार्ट में भी डिस्टेंस निकल के आ रहा था 45 के बराबर। तो यहाँ पे एक चीज आएगा, जैसे अगर ये पार्टिकल को हम लोग वर्टिकल कर दे, ये नीचे डिस्प्लेस होगा, तो ऊपर का भी कुछ ना कुछ लेंथ बढ़ेगा, और उतना ही जब जितना ये पार्ट नीचे शिफ्ट होगा, उतना ही लेंथ यहाँ वाले पार्ट में डिक्रीज करेगा। तो इस केस में जैसे ये पूरा का पूरा सब्सटेंस इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, हमको इस पूरे मरकरी वाले पार्ट को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स बराबर हो जाए, तभी जाके ये बीच में रुकेगा। तो नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स अगर बराबर करना है, तो बेसिकली जो सबसे टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट है, यहाँ वाले पार्ट को देखना पड़ेगा। तो ऊपर का वॉल्यूम एक्सपेंशन जो हुआ, उसके वजह से ऊपर का प्रेशर डिक्रीज करेगा, नीचे वाले पार्ट में जो वॉल्यूम का कंप्रेशन हुआ, नीचे वाले पार्ट में प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ का जो भी प्रेशर निकल के आएगा, उसमें हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट से फिर यहाँ तक, जहाँ तक का भी प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करना है, जैसे मान लो कि ऊपर का प्रेशर को डिक्रीज किया P1 V1, तो वहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। इनिशियली हम लोग का कुछ भी प्रेशर था जो दे रखा था शायद से 76 सेंटीमीटर के बराबर,
वॉल्यूम वाला पार्ट 45 और मान लेते हैं कि उसका चौड़ाई वाला पार्ट डी के बराबर है, मतलब जो ब्रेड्थ वाला पार्ट वो डी के बराबर है, तो या फिर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए के बराबर ऐसा मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो खैर कैंसिल आउट हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, P1 इंटू V1 लेकर चलेंगे। P2 प्रेशर हमको नहीं मालूम कि कितना होगा, तो मान लेते हैं P2 प्रेशर वाला पार्ट x के बराबर है, और जब ये पार्ट नीचे डिस्प्लेस होगा तो मान के चलते हैं कि y डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो टोटल जो लेंथ है वो पार्ट हो जाएगा 45 प्लस एक्स के बराबर, सॉरी 45 प्लस वाई के बराबर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी भी ए के बराबर है, तो ये तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन तो यहाँ से निकल के आएगा, और दूसरा जब नीचे वाले चीज में इसी चीज को अप्लाई करेंगे तो दूसरा इक्वेशन वहां से भी कंसिडर करना है। और तीसरा एक और पार्ट कंसिडर कर सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम तब होगा जब इसके नए वाले पार्ट में नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर ऊपर के साइड से और नीचे के साइड से बराबर निकल के आ जाए। तो जो गैस का प्रेशर है वो इस पूरे प्रेशर के सिस्टम को, मतलब जो भी यहाँ से हम लोग का फाइनल प्रेशर निकल के आने वाला है उस प्रेशर के सिस्टम वाले पार्ट में प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg उसमें ऐड करके यहाँ के प्रेशर के सिस्टम को इक्वेट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो P1 V1 ऊपर वाले पार्ट के लिए लगाया, मतलब P1 V2 V1 इज इक्वल टू P2 V2 नीचे वाले पार्ट के लिए भी लगाया, और उसके बाद नीचे वाले पॉइंट का जो प्रेशर है वो ऊपर वाले प्रेशर प्लस 10 सेंटीमीटर इसके बराबर होना चाहिए, तो वहां से प्रेशर को इक्वेट करके तीसरा पार्ट निकाल सकते हैं आराम से। इस टाइप से सवाल ट्राई करके देखा था क्या अरविंद? नो सर। तो एक बार ट्राई करके देखो, इस तरीके से मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए इसमें। और कोई डाउट? वैसे सवाल अच्छा है, लेकिन ये सवाल मतलब ठीक है केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सवाल ठीक है, क्योंकि उसमें नॉर्मली जैसे हम लोग यही सोचेंगे कि जब नीचे आएगा तो उसका मास क्या रखेंगे, हम भी पहली बार वही सोच रहे थे कि मास क्या है, तो अनु बोल दिया कि सर वहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो Hg है, तो जितना हाइट जाएगा सीधा 10 सेंटीमीटर उसमें एड अप कर सकता है। और कोई डाउट किसी को? बताओ जल्दी, और कोई डाउट? चलो, और कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाए थे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में तीनों पार्ट का डेरिवेशन, सॉरी चारों पार्ट का डेरिवेशन कर दिया था। आइडियल गैस बिहेवियर कब आएगा, रियल गैस बिहेवियर वाला पार्ट में नेगेटिव डेविएशन कब होगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला पार्ट कब होगा, उसके अलावा फिर हम लोगों का हाइड्रोजन हीलियम के लिए ग्राफ हमेशा ऊपर के ही डायरेक्शन में क्यों होता है, ये सारा का सारा पार्ट वहां पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। एक मिनट, चलो ध्यान दो। जैसे हम लोग को एक छोटा सा पार्ट डिस्कशन करना है आज, बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, तो ये आएगा कल का टेस्ट में? आएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस, विरियल आप इक्वेशन हम नहीं बनाए पढ़ा हैं पाए। क्या क्वेश्चन पेपर? क्या? क्वेश्चन पेपर तो बन गया होगा ना अभी तक? हाँ हाँ बन चुका है, प्रूफ रीडिंग भी हो चुका है, तो ये पार्ट नहीं आएगा उसमें, मतलब ये पार्ट आएगा, विरियल इक्वेशन वाला पार्ट हम नहीं पढ़ा पाएंगे आज शायद से, और लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट नहीं पढ़ा पाएंगे, उतना टाइम भी नहीं है, तो इसलिए वो टॉपिक नहीं डालेंगे, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। जैसे हम लोग अभी तक जो भी डिस्कशन कर रहे थे, तो डिस्कशन में हम लोग ये बोल के चल रहे थे कि जो ए और बी है वैन डर वाल कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू वहाँ से कहीं ना कहीं से एसोसिएट किया गया होगा वैल्यू वाले पार्ट को। लेकिन जैसे जब हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो उस फिजिकल सिग्निफिकेंस में हम लोग इसको क्यों यूज कर रहे थे, या फिर ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, केवल इस चीज का डिस्कशन करते हैं। इसमें ए वाला पार्ट जैसे हम लोग कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे, तो प्रेशर के करेक्शन फैक्टर में। तो जो ए वाला पार्ट है वो प्रेशर के करेक्शन फैक्टर में आया था, और प्रेशर का करेक्शन फैक्टर क्यों आया था, क्योंकि हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रियल गैसेस में एग्जिस्ट करा रहे थे। तो ये जो अपना ए वाला पार्ट है ये बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं आराम से। और जो बी वाला पार्ट है, वो बी वाले पार्ट को हम लोग एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोल रहे थे, लेकिन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम तो चलो ठीक है, गैस का एक वॉल्यूम तो है ही, बट एक्चुअल में जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वाला पार्ट है ये हम लोग मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सन के फैक्टर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए आराम से यूज किया करते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में यही कुछ पॉइंट्स का हम लोग को ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहला पार्ट हम लोग ए वाले पार्ट की अगर बात करें, तो वैन डर वाल कांस्टेंट ए वाला पार्ट में सिंपली ये पॉइंट लिख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन टू पार्टिकल। सिंपल सा थ्योरेटिकल पॉइंट्स होगा, इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। इट रिप्रेजेंट्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, पहला चीज़। और दूसरा एक और चीज़ हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, तो पॉइंट ये होता है कि हम लोग कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं दो पार्टिकल्स के बीच में। कंपैरिजन ऑफ ए अगर कंसिडर करना शुरू करें तो उस केस में पहला पार्ट इन जनरल, ऐसा कोई रूल नहीं है बट इन जनरल पहला पॉइंट ये बोला जाता है कि पोलर मॉलिक्यूल का जो ए का वैल्यू है, ए फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन ए फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये लिखने का एक तरीका होगा, क्योंकि जैसे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाला पार्ट तुम लोगों ने देखा होगा, तो उस केस में दिखा होगा तुम लोगों को कि जो पोलर मॉलिक्यूल है उसमें डाइपोल डाइपोल टाइप का इंटरेक्शन होता है, और वो जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वाला पार्ट है वो इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू लेंथन फोर्सेस। तो एक पोलर मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है मतलब ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सबसे पहला कंसिडरेशन जो हम लोग को कंसिडर करना होगा, पहला चीज। और दूसरा पार्ट, इफ डाइपोल मोमेंट इज सेम, मतलब मान लो कि केवल नॉन पोलर लेकर के चल लेते हैं, ठीक है, या फिर इसी में एक पॉइंट लिख लेते हैं पहले। पोलर मॉलिक्यूल ग्रेटर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें भी हायर पोलैरिटी, इसका मतलब ए का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा तो उसके इसमें इंट्रैक्शन जो है या फिर जो चार्ज है वो ज़्यादा डेवलप हो रहा होगा। तो ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा तो इन जनरल चार्ज ज़्यादा डेवलप होता है। कहीं कहीं डिस्टेंस का फैक्टर आता है, बट इन जनरल चार्ज ज़्यादा डेवलप होता है, तो वहाँ पे इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है। और जैसे इसका एप्लीकेशन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में बॉइलिंग पॉइंट में रिलेट करते हैं। जो हम लोग अल्कीन के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं सिस ट्रांस, तो वहाँ पे इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है कि हम लोग डाइपोल मोमेंट से सीधा बॉइलिंग पॉइंट वाले पार्ट को रिलेट करते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट करने का मतलब है कि हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को रिलेट कर रहे हैं। ये सेकंड पॉइंट जो ध्यान रखना होगा। और तीसरा, इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल साइज से क्या जी, जिसका रेडियस ज्यादा होगा, जो बड़ा होगा ज्यादा साइज में, वो होगा ज्यादा, उसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा। इन जनरल, जैसे इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर लेके चले, तब उस केस में हम लोग रेडियस के जगह पे सीधा टर्म मोलर मास यूज कर लेते हैं। हायर मोलर मास, हायर वैल्यू ऑफ ए। और तुम लोगों को शायद याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में कहीं पे डिस्कशन में यूज भी किए थे कि जैसे मोलर मास ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जैसे Cl2, या फिर जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिस्कस किया था H2S, H2O, H2T, H2Se, वहाँ पे HF, HCl, HBr, HI। तो बोला था जहाँ पे मोलर मास ज़्यादा होता है वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि हायर मोलर मास होने से जो डिस्पर्सन फोर्सेस है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज हो गया। हायर मोलर मास मतलब ज़्यादा बड़ा साइज, और ज़्यादा बड़ा साइज है तो उसका डिस्टॉर्शन आसानी से होगा, और अगर डिस्टॉर्शन होगा तो जो इंड्यूस्ड फोर्सेस है वो ज़्यादा इजीली डेवलप हो पाएंगे। तो इस केस में अगर हम लोगों का पोलैरिटी नहीं है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हम लोग मोलर मास के हिसाब से ए वाले पार्ट को आराम से रिलेट कर सकते हैं। हाँ बोलो सर, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन में CO2 को पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर किया था। CO2 को पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर किया था। ये पॉसिबल हो सकता है क्या? सर उसमें था कि वो मतलब कंपैरिजन का क्वेश्चन था एक ही, तो उसमें O2 N2 जैसा मॉलिक्यूल्स जो था उसको सिर्फ नॉन पोलर कंसीडर किया था, और CO2 को पोलर कंसीडर किया था क्योंकि लिखा हुआ था उसमें पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। ये पार्शियल चार्ज डेवलप होना एक फैक्टर होता है डेफिनेटली। जैसे पार्शियल चार्ज, जैसे पोलर मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे उसको, वो बहुत गलत स्टेटमेंट है। पोलर बॉन्ड होना अलग चीज है। जैसे मान लो CO2 अगर है तो CO2 वाले पार्ट में डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस है और इधर भी डेल्टा माइनस है, तो आराम से इंट्रैक्शन हो सकता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे दूसरा CO2 लेकर के चले तो यहाँ वाले पार्ट में डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस, तो इंट्रैक्शन तो हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी आराम से हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है। सर तो इसको पोलर कंसीडर करेंगे कि नहीं हम लोग, अगर कंपेयर करना रहेगा तो? इंट्रैक्शन में कंसिडर कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ओवरऑल मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर है, इसीलिए जैसे हम बोले कि जनरली ये करने का तरीका होता है, ये कोई रूल नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल होता है शायद O2 और N2, वहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्यों होता है वो हमको भी नहीं ज़्यादा मालूम, NCERT में देखना, डायग्राम में दे भी रखा है। तो इन जनरल हम लोग ये बात किया करते हैं। लेकिन जैसे अगर हमको दिखा कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है, तो पोलर होने का मतलब ये होगा कि वहाँ पे बॉन्ड्स की पोलैरिटी भी अच्छी रहेगी।
तो इन जनरल अगर एक पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसको हम लोग एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में रखते हुए काम कर रहे होंगे, क्योंकि उधर इंट्रैक्शन बहुत तरीके से हो सकता है। यहाँ भी इंट्रैक्शन होगा क्योंकि एक पोलर बॉन्ड और दूसरा पोलर बॉन्ड, यहाँ इंट्रैक्शन तो पॉसिबल है ही, तो इंट्रैक्शन इधर भी पॉसिबल है। तो जब हम लोग केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जैसे अगर हम ये थर्ड वाले रूल के हिसाब से काम करें मोलर मास, तो भी अपना काम हो जाएगा, हम लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हम लोग के पास एक मॉलिक्यूल के अंदर नॉन पोलैरिटी है, मान लो ऐसे लॉजिकली बात करें, अगर अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर नॉन पोलैरिटी है, इसका मतलब डेफिनेटली उस मॉलिक्यूल के अंदर दो या उससे ज़्यादा बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। और अगर दो या उससे ज़्यादा बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो वहाँ वाले पार्ट में इन जनरल मोलर मास भी हाई रहेगा ही रहेगा। अगर हाइड्रोजन के केस को छोड़ दें तो मोलर मास नॉर्मली काफ़ी हाई रहा करेगा। और अगर हाइड्रोजन रहा तो कार्बन को अगर छोड़ दो तो बाकी बचे एलिमेंट्स तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लग जाते हैं। तो इस केस में वहाँ पे भी पोलैरिटी वाला पार्ट हाई निकल के आता है, और नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही आ जाता है। तो इसलिए हाइड्रोजन के केस को इसमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपार्ट फ्रॉम जैसे इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो गया, वो एक अलग टाइप का केस है। बट इनऑर्गेनिक टाइप के स्ट्रक्चर्स की अगर बात करके चले तो हाइड्रोजन रहेगा तो नॉर्मली पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केसेस जो निकल के आ रहे हैं उसमें 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड या 4 बॉन्ड है, मतलब मोलर मास हाई होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आराम से कंसिडरेशन लिया जा सकता है। और इसका कोई एग्जैक्ट कंपैरिजन तो नहीं है। जैसे मान लो कि CO2 मॉलिक्यूल है, तो CO2 मॉलिक्यूल वाला पार्ट मालूम है गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मान लो H2 मॉलिक्यूल है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम लोग ऐसा बोल के चले, इसको F2 से कंपेयर करें, तो मालूम है F2 गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि F2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो डेफिनेटली हम लोग को दिख रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो लिक्विड स्टेट का एग्जिस्टेंस डेफिनेटली ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा। बट एक चीज़ सोचो, और ये तुम लोग को शायद 10th क्लास से याद भी होगा, 10th क्लास में फैक्ट होता भी है, Br2 वाला पार्ट लिक्विड फॉर्म में होता है और I2 वाला पार्ट तो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ऐसा क्यों? यहाँ तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है और मॉलिक्यूल पोलर नेचर का भी नहीं है, सिंपली Br और Br सिंगल बॉन्ड बना रखा। लेकिन ब्रोमीन का साइज इतना बड़ा होता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन को क्लाउड के पोलराइज होने की टेंडेंसी, जो डिस्पर्सन फोर्स वाला पार्ट जो एग्जिस्ट करता है, वो सब बहुत इजीली हो पाता है। अगर वो चीज़ बहुत इजीली हो पा रहा है तो यहाँ पे जो डाइपोल इंड्यूस होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। तो ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं लिख रहे ऊपर, जो हम यहाँ पे लिखे हैं 3 कंपैरिजन, ये जनरली कंपेयर करने का तरीका है, लेकिन कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है यहाँ पे। जैसे एक सेकंड रुको, लास्ट क्लास में एक सवाल में कहीं पे वैल्यू दे रखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व कराया था क्या तुम लोग को, एक जहाँ पे ए का वैल्यू दे रखा था, NH3 का, CH4 का, इस टाइप का 2-3-4 मॉलिक्यूल्स का ए का वैल्यू दे रखा था। मतलब एडवांस में कराए थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराए थे, वो एग्जैक्टली हमको ध्यान नहीं है। प्रीवियस NH3 ईयर का ज्यादा क्वेश्चन होना में चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था, शायद से प्रीवियस ईयर में था, एक सेकंड रुको। जे एडवांस का था। हाँ, जी एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो जैसे एक चीज देखो वहाँ पे, क्योंकि वो फैक्चुअल बातें दे रखी है तो वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं लिख सकते हम लोग। तो उसमें ए का वैल्यू कहीं देखिएगा सवाल तो बताना। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। O2 का वैल्यू देखो कितना दे रखा। O2 का वैल्यू दे रखा 1.360, N2 का वैल्यू क्या दे रखा, तो 1.390। लेकिन दोनों के दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मोलर मास O2 का ज़्यादा है तो इसमें ए का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए का वैल्यू थोड़ा कम निकल के आ रखा है। और NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो चलो ठीक है, इस वाले केस में तो हम लोग का वैल्यू 4.170 बहुत ही हाई है। और CH4 वाला पार्ट का मोलर मास अगर कंसिडर करें तो मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है, और मोलर मास वाला पार्ट 16 की बराबर है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों से छोटा, बट फिर भी इसका ए का वैल्यू देखो हाइयर है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के नॉन पोलर होने के बाद भी इसके अंदर पोलर बॉन्ड्स है। तो पोलर बॉन्ड्स का इंट्रैक्शन डेफिनेटली हाई होगा ही होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसीलिए उसको रूल को याद नहीं करना है कि यही चीज एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल यही आंसर लेके चलेंगे कि ए का वैल्यू उसका ज्यादा होगा जो पोलर है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर। और अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसी का वैल्यू ज्यादा होगा। और जनरलाइज एक कंपैरिजन है जिसको हम लोग पुटअप कर सकते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है जिसमें ऐसा बोल दिया जाए। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। और इसलिए भी जैसे I2 सॉलिड है
सॉलिड क्यों है? तो डेफिनेटली इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे हाईएस्ट होगा। बचपन से सुनते आ रहे हैं सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे हाईएस्ट होगा। वो कैसे डेवलप हो रहा है? तो लंदन फोर्सेस के जैसा, मतलब के थ्रू डेवलप हो रहा है। जबकि हम लोग तो लंदन फोर्सेस को सबसे वीक इंट्रैक्शन में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्टॉर्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांगली हो जाता है कि लंदन फोर्सेस वो ज़्यादा हाईली डेवलप हो जाएंगे। मतलब जो जो वान डर वाल इंट्रैक्शंस वो काफ़ी हाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर हाई हो गया तो आप मॉलिक्यूल अपने आप को सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया। और कोई डाउट किसी को? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे नॉर्मली एक रूल है कि पोलर मॉलिक्यूल में ए का वैल्यू ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलैरिटी जितना ज़्यादा होगा इन जनरल ए का वैल्यू ज़्यादा होगा, और इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर मोलर मास ज़्यादा है तो ए का वैल्यू ज़्यादा निकल के आने वाला है। ये एक जनरल कंपैरिजन है जिसको थोड़ा ध्यान रखना है। और दूसरा, जैसे एक चीज़ सोच के बताओ, ज्योत्सना तुम बताओ कि अगर ए का वैल्यू हाइयर होगा तो गैस के लिक्विफाई होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी या कम होगी? अगर ए का वैल्यू ज़्यादा होगा तो गैस के लिक्विफाई होने की टेंडेंसी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना कॉम्पैक्ट स्टेट रहना चाहेगा, तो लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम लोग चाहे तो इस ए के वैल्यू को आराम से लिक्विफैक्शन के टेंडेंसी से रिलेट कर सकते हैं। जैसे अभी इसमें मान लो ए वाला पार्ट ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है तो टेंडेंसी टू लिक्विफाई, या फिर हम लोग सीधा ऐसा लिख सकते हैं लिक्विफाइबल वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या स्पेलिंग होता है भाई? सर नहीं दिख रहा है स्क्रीन। अरे यार शिट, लिक्विड का स्पेलिंग क्या था? लिक्विड का स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हम। अच्छा सर, हाँ ठीक है लिक्विफाइबल। तो जैसे अगर ए का वैल्यू ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा, तो उस केस में जो लिक्विफाई होने की टेंडेंसी है, मतलब लिक्विफाइबिलिटी जो है वो उतना ही ज़्यादा निकल के आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। एक तो ये पार्ट जो हम लोग ए से रिलेट कर पा रहे हैं। और तुम लोग को एक चीज़ ध्यान होगा, जैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जब हम लोग रिलेट करते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में जब हम लोग का नेगेटिव डेविएशन था, उस नेगेटिव डेविएशन वाले पार्ट में हम लोग का z का वैल्यू 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी एम आया था। इस चीज़ को याद रखे काम करना है, एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, z इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी एम। तो जैसे हम लोगों का ए का एक्सप्रेशन केवल नेगेटिव डेविएशन वाले पार्ट में आ रहा था, और यहाँ पे ए वाला पार्ट जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होता जाएगा ए वाला पार्ट, तो उस केस में z वाले पार्ट का वैल्यू उतना ही कम होता चला जाना चाहिए। तो जैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का एक बेसिक मतलब पूछा था अरविंद सबसे पहले दिन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? तो हम लोग बेसिकली एक गैस के कंप्रेस होने के टेंडेंसी को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए अगर ज़्यादा होगा तो z का वैल्यू उतना ही कम होना चाहिए, इस एक्सप्रेशन से बोल सकते हैं। और अगर ए ज़्यादा होता है तो गैस के लिक्विफाई होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। लिक्विफाई होने की टेंडेंसी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? गैस इजीली कंप्रेस हो सकता है। तो अगर हम लोग z का एक्सप्रेशन ऐसा लिख के चले, इसका मतलब z मस्ट बी लेस देन 1, और z अगर लेस देन 1 होता है तो इस चीज़ को हम लोग रियल गैस के टर्म में नेगेटिव डेविएशन बोला करते हैं। तो नेगेटिव डेविएशन जब होगा, मतलब z लेस देन 1 होगा, तब इस केस में गैस का जो कंप्रेस होने का टेंडेंसी है वो अच्छा रहेगा, गैस के लिक्विफाई होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, कंप्रेसिबिलिटी हाई होता है। और जितना ज़्यादा ए का वैल्यू बढ़ता जाएगा या फिर जितना ज़्यादा z का वैल्यू घटता चला जाएगा 1 से, गैस के अंदर कंप्रेस होने की टेंडेंसी या कंप्रेसिबिलिटी उतना ही हाई होता चला जाएगा। ये चीज़ हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखना जिसको हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए वाले पार्ट में रिलेट करके काम करते हैं। मतलब एक तो ए वाला पार्ट कैसे कंपेयर कर सकते हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, ए से लिक्विफैक्शन ऑफ गैस का क्या रिलेशन है, और अगर ए से लिक्विफैक्शन ऑफ गैस का रिलेशन निकाले तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से भी हम लोग आराम से ए का रिलेशन, मतलब बेसिकली लिक्विफैक्शन के ही कंडीशन वाले पार्ट को आराम से कंसिडर करते हुए या फिर लिक्विफैक्शन से उस चीज़ को आराम से रिलेट करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में इस चीज़ का ध्यान रखना, z लेस देन 1 और लोअर वैल्यू, इसका मतलब सिंपली ये है हाईली कंप्रेसिबल गैस।
ये सिंपली लिखने का एक तरीका हो सकता है। Z का वैल्यू जितना घटता चला जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी उतना ही गैस का अच्छा होता चला जाएगा। मतलब गैस के कंप्रेस होने की टेंडेंसी या लिक्विफाई होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज करती चली जाएगी। हाईली कंप्रेसिबल गैस और इजीली लिक्विफाइबल, ये तीन टर्म हम लोग ए वाले पार्ट के फिजिकल सिग्निफिकेंस में कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसी के जैसा सिमिलर टाइप से बी का एक और पार्ट होता है, जो सेकंड पार्ट है कांस्टेंट बी वाला पार्ट। तो कांस्टेंट बी वाले पार्ट में अपने पास तो दो चीज़ें थी। जैसे एक तो ये चीज़ था कि हम लोग कितना वॉल्यूम को हटा के चल रहे थे, मतलब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट को बोलने का लैंग्वेज तो था को वॉल्यूम, या फिर इसी चीज़ को हम लोग एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोल रहे थे। ये दोनों चीज़ें थी। बट एक्चुअल में जब हम लोग इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो उस केस में बी वाले पार्ट के बारे में सिंपली ये चीज़ कंसिडर करके चलना, जैसे साइज है अगर मॉलिक्यूल का, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन स्पेस में है तो रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो बी रिप्रेजेंट्स रिपल्सिव फोर्सेस। Size of molecules of gas. क्या बोल रहा है? Size of molecules of gas. नहीं समझ सुनाई दिया क्या बोला। B represents size of molecules of gas. हाँ वो तो ठीक है, वो तो को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में हम लोग मेंशन कर ही दिए। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। और साइज ऑफ द गैस या गैस पार्टिकल। और बी रिप्रेजेंट्स रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स भी हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। मतलब ये दोनों के दोनों कंसिडरेशन है, ये को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल को मेंशन तो कर ही रहा है, और साथ ही साथ उसके अलावा हम लोग के रिपल्सिव फोर्स वाले पार्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक चीज़ तो बड़ा सिंपल सा है यहाँ पे, जैसे इस केस में हम लोगों को कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, बस सिंपली ये चीज़ हायर मोलर मास, इसका मतलब हायर वैल्यू ऑफ बी, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब मोलर मास जितना ज़्यादा होगा बी का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। ऑल्दो बी के कैलकुलेशन का दो तरीका है जिसको हम लोग को यूज़ भी करना होता है, लेकिन जब हम लोग लिक्विफैक्शन ऑफ गैस को डिस्कस करना शुरू करेंगे तो उस लिक्विफैक्शन ऑफ गैस के डिस्कशन के टाइम पे हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम जब डिफाइन करेंगे तो वहाँ से बी को कैलकुलेट करने का एक तरीका बताएंगे, और वहीं पे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का एक और तरीका भी मेंशन करेंगे, जो पहले भी मेंशन कर सकते थे और वहाँ पे भी मेंशन कर सकते थे। हम जानबूझ के दोनों तरीका एक ही जगह मेंशन करेंगे ताकि दोनों का पॉइंट एक ही जगह पे तुम लोग को ध्यान में रहे। तो जस्ट अभी इसके आगे हम लोग गैसेस के लिक्विफैक्शन की बात करेंगे, उसमें ये कंपैरिजन वाला पार्ट आराम से पुटअप कर सकते हैं। तो इसके बाद तुम्हारे स्क्रीन पे हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, और एक मिनट। सर मोलर मास इंक्रीज होने पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों इंक्रीज होता दोनों है। इंक्रीज होता है, दोनों के दोनों इंक्रीज होता है। जैसे मोलर मास अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे डेफिनेटली। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज करेगा। हाँ ये है कि जैसे एक चीज सोचो, मान लो डिस्पर्सन फोर्स है, जो इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स आया था, वो क्यों आया था? इंस्टेंटेनियस डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हाँ ठीक है, वो डिस्टॉर्शन क्यों हुआ था? इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। नहीं, मूविंग की वजह से तो डिस्टॉर्शन थोड़े ना हो जाएगा। नॉर्मली डिस्टॉर्शन नहीं, तो एक मॉलिक्यूल को छोड़ो वो स्फेरिकल रहेगा। डिस्टॉर्शन कब हुआ था? जब दो मॉलिक्यूल्स आए थे आपस में। Q1Q2/R²। अरे तो मैथमेटिकल फॉर्मूले में घुस जाता है। मैथ्स तुमको इतना पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह मैथ्स डाल देगा। डिस्टॉर्शन क्यों हुआ था? क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन का फोर्स आया था। तो पहले रिपल्शन था जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन हुआ, तब जाके अट्रैक्शन फोर्स आया। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। रिपल्सन फोर्स तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, अदरवाइज रिपल्शन का फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल उस डिस्टॉर्टेड शेप में जाने की टेंडेंसी में भी नहीं रहेगा। तो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, थोड़ा ध्यान रखना होगा। बुकलेट दिख रहा है स्क्रीन पे तुमको? यस सर। चलो उसमें कुछ क्वेश्चंस का हम लोग को डिस्कशन करना है। बेसिकली सिंपल से क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 77 हो चुका था ना शायद? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 क्या आंसर होगा इसमें 78 में? D. Out of the following D. gases which one has the least value of van der Waals constant A?
तो हाइड्रोजन का मोलर मास, एक तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पहला भी नॉन पोलर है, दूसरा भी नॉन पोलर, सॉरी दूसरा पोलर है, तीसरा नॉन पोलर है और चौथा नॉन पोलर है। तो सबसे हाईएस्ट तो NH3 में होगा। फिर CH3 और CO2 को, सॉरी CH4 और CO2 को लेके चलेंगे तो CO2 में आएगा, फिर CH4 में। और हाइड्रोजन का तो हम लोग पूरा का पूरा जो ग्राफ है उसमें हाइड्रोजन का ग्राफ हमेशा ऊपर क्यों होता है, क्योंकि उसमें ए का वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो डी ऑप्शन तो आराम से बोल सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, डी। NH3D। NH3। मैक्सिमम 4, तो अगर मैक्सिमम बोला है तो इस केस में NH3 वाला पार्ट ऑप्शन डी आंसर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, जब ये बना लिए थे सर क्वेश्चन दो नंबर 80 बना एटम लिए के थे। बीच में हम लोग कर सकते हैं कंपेयर, हीलियम और नाइट्रोजन के बीच में। हीलियम और नाइट्रोजन के बीच में, जैसे हम लोग गैस के पार्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर गैस के पार्ट की बात कर रहे हैं तो हीलियम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा क्या? नाइट्रोजन एटम नहीं सर। नहीं करेगा। तो बहुत अगर हाई टेम्परेचर पे चले जाएंगे जहाँ पे उसके बॉन्ड को डिसोसिएट कर पाए, और बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए एक्चुअल में बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तो फिर कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कर तो सकते होंगे डेफिनेटली, बट करना मुश्किल होगा। 81 में थोड़ा सा हमको लगता है एरर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे H2 गैस का जो वैल्यू है ए, वो कुछ ज़्यादा ही आगे दे रखा है, कुछ ज़्यादा ही हाई दे रखा है। हमको लगता है N2 होना चाहिए था, जो जी एडवांस में सवाल आया था उसके फॉर्मेट को अगर कंसिडर करके चले तो। खैर उससे अपने को दिक्कत नहीं है, क्योंकि सवाल में जो पूछा है बस ये पूछा है, टेबल गिव्स वैल्यूज ऑफ ए फॉर डिफरेंट गैसेस देयरफॉर व्हिच कैन मोस्ट इजीली लिक्विफाइड। तो NH3 वाले पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सबसे इजीली लिक्विफेक्शन हाइड्रोजन का, सॉरी NH3 का हो सकता है। ऑप्शन बी वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 83 तो डिस्कस कर चुके थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84 डिस्कस किए थे क्या? नो सर। नो चलो ठीक है, सर। इसको छोड़ सकते हैं, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, ये मेरे काम का नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये तो डिस्कस कर चुके थे, 86 कर चुके थे। हाँ ठीक है, 91। क्वेश्चन 90 नहीं 91 अभी के लिए छोड़ सकते हैं, 91 नहीं 93 ट्राई करके देखो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सर सी। ऑप्शन सी, ठीक है। वैसे एक चीज ध्यान रखना, ARD तो सेम ही ऑप्शन है। नहीं अलग अलग है, सॉरी सर। वैसे एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम लोग साइज का कंपैरिजन तो कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत एब्सर्ड टाइप का चीज होता है। जैसे एक CH4 मॉलिक्यूल ज़्यादा बड़ा साइज ऑक्यूपाई करता है कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ज़्यादा बड़ा साइज ऑक्यूपाई करता है, उस पर कमेंट करना बहुत मुश्किल केस होता है, बहुत मुश्किल होता है। हम लोग साइज का डायगोनल कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे NH3 है और N2 है, तो दो नाइट्रोजन मिलके ज़्यादा बड़ा साइज बनाएंगे कि 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन मिलके ज़्यादा बड़ा साइज बनाएगा, क्योंकि उसमें बॉन्ड का भी एक फैक्टर है। और 3 हाइड्रोजन अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो तीनों तरफ से शेप वाले पार्ट को थोड़ा बड़ा कर रहा है। तो ये साइज का जो कंपैरिजन है ये करना बहुत मुश्किल चीज़ है। जैसे एक छोटा सा फैक्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म चलता है तो वहाँ पे एक स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आता है। हम लोग बोलते हैं, बार बार बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस है। एक रेजोनेंस में इफेक्ट कुछ होता है गिरता पूरा। है तो आता है ना सर, क्या होता है? कुछ गिरता है या कुछ। नहीं ऐसा नहीं है। जैसे रेजोनेंस इफेक्ट जो तुम लोगों को बताया था ना, कि डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है या फिर शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा इफेक्ट है SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो ग्रुप के साइज की वजह से जो हम लोगों का रेजोनेंस इफेक्ट है वो रुक जाता है। इनहिबिशन मतलब रुक जाना, तो वहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आएगा। बहुत जगह पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मल ट्रेंड से वेरिएशन है, बहुत जगह पे है रिएक्शन मैकेनिज्म में, जो केवल स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर की वजह से होता है। तो वो फैक्टर वहाँ एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोग कंपैरिजन नहीं कर पाते बहुत अच्छे से कि किसका कंपैरिजन हम लोग ज़्यादा इजीली पुट अप कर पाए। तो इसीलिए
साइज का कंपैरिजन अगर बहुत एब्सर्ड होगा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ठीक है, आंसर देते वक्त जैसे NH3 इजीली लिक्विफाइड है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा और रिपल्शन फोर्स कम हो रहा होगा, ऐसा बोलते हुए हम लोग काम कर सकते हैं। साइज किसका बड़ा है छोटा है नहीं मालूम, बट रिपल्शन फोर्स कम होगा, उसके हिसाब से हम लोग आराम से आंसर बोलते हुए काम कर सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और कोई सवाल यदि इसमें? क्राउडिंग क्या होता है? क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। भीड़ नहीं होना चाहिए अभी। ठीक है। और स्टेरिक का मतलब होता है एटम्स के बड़े साइज, उनका खुद का इलेक्ट्रॉन से पूरा साइज। तो जैसे दो दो वर्ड यूज करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे मान लो, सो स्टेरिक नंबर क्यों बोलते हैं? नहीं स्टेरिक नंबर अलग चीज होता है, उसको रिलेट मत करना है। स्टेरिक नंबर जैसे क्यों बोलते हैं हमको नहीं मालूम, बट नंबर बोलते हैं। अब जैसे एटॉमिक नंबर क्यों बोलते हैं, इसका हमको रीजन नहीं मालूम, डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, बट हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर वो अलग चीज है, वो इधर के स्टेरिक से रिलेशन नहीं है। तो जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसा समझो कि मान लो जब ट्रेन आता है स्टेशन पे और छोटा सा गेट होता है और सब लोग एक ही बार में चढ़ना शुरू करते हैं, तो आदमी कोई भी नहीं चढ़ पाता है ढंग से। तो छोटे से स्पेस में अगर कोई एक पार्टिकल पार कर रहा है, अब मान लो कि दो पतले आदमी है, एक उधर से आ रहा है एक जा रहा है, तो आदमी क्रॉस कर जाएगा। बट एक बहुत मोटा आदमी आ रहा है, तो दूसरा आदमी क्रॉस नहीं कर पाएगा, कितना भी कोशिश कर ले क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो अगर गेट पे एक मोटा आदमी खड़ा हो गया, तो एक बड़े साइज के वजह से दूसरे आदमी को जाने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलेंगे। जाने आने में दिक्कत हो रहा है, किसके वजह से दिक्कत हुआ, तो आदमी के बड़े साइज की वजह से। तो मॉलिक्यूल के लार्ज साइज की वजह से अगर किसी दूसरे पार्टिकल का अप्रोच उस डायरेक्शन से आने जाने में दिक्कत क्रिएट कर रहा है, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड यूज करेंगे। एक ये चीज हो गया। दूसरा मान लो कि जैसे मान लो एक रूम है और उस रूम में हम लोग मैक्सिमम 10 लोगों को रख सकते हैं, तो बस सीधा स्ट्रेट खड़ा रखना है। ठीक है, एक नॉर्मल टाइप के लोग, जैसे नॉर्मल टाइप के लोग में चलो ठीक है, मान लो मेरे टाइप के लोग, तुम लोग सब हमको देख रखा है, तो मेरे टाइप के नॉर्मल लोग, हम नॉर्मल है ठीक है, हम मोटे नहीं है। तो मेरे टाइप के जो लोग हैं, इस तरीके के अगर 10 लोग खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं, ज्यादा इधर उधर हिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बट अगर मान लो कोई मोटा आदमी हो जाए मेरे से ऑलमोस्ट डबल साइज का, और फिर हम लोग बोलेंगे कि 10 लोग उसी रूम में खड़े हो, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्यादा बड़े साइज होने की वजह से काफी ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगा, काफी ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगा। तो जब लार्जर एटम्स की वजह से एक छोटे से स्पेस में ज्यादा रिपल्शन का फैक्टर होना शुरू हो जाता है, तो वहां पे टर्म यूज करते हैं हम लोग क्राउडिंग, भीड़ भाड़। आजू बाजू बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होना शुरू हो गया, तो वहां पे टर्म यूज करेंगे क्राउडिंग। हिंड्रेंस थोड़ा अलग वर्ड है, और स्टेरिक नंबर का इन सबसे कोई रिलेशन नहीं है। स्टेरिक नंबर बेसिकली सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के नंबर का काउंटिंग है। इसके बाद क्वेश्चन में एडवांस लेवल में भी कुछ क्वेश्चंस था जहां तक हमको ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं सॉल्व करा रहा, क्वेश्चन नंबर 20। ए वाला पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए वाला पार्ट अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी आर रिलेटेड विथ, तो एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल से तो कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है, बी वाला पार्ट साइज से फैक्टर रखता है, रिपल्सिव फोर्स से मतलब रखता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स एंड वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन डी आंसर कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सिंपल सवाल होता है इसमें, मतलब एडवांस लेवल में भी कोई सवाल इसमें रखने लायक होता नहीं है, देख के मालूम पड़ रहा है सारे लाइन से सर थियोरेटिकल तो टाइप मत लीजिए ना टेस्ट। क्या। तो इसमें तो टेस्ट लेना ज्यादा अच्छा है ना, तुम्हारे लिए अच्छा है, ये आसान सवाल होगा, थियोरेटिकल सवाल होगा, माथा नहीं खराब होगा तुम्हारा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है इस चीज का। और तो कोई सवाल है नहीं, चलो ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग आराम से नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर सकते हैं हम लोग के डिस्कशन में। जैसे एक तो ए और बी का वीडियो। फिजिकल सिग्निफिकेंस वाला पार्ट क्या था, ये चीज हम लोग कंसिडर करके चल रहे थे, और इसके बाद फिर हम लोग, अच्छा हाँ, इसमें ये चीज वापस से एक चीज मेंशन करना भूल गए। जैसे मान लो z का एक्सप्रेशन हम लोग जब b के टर्म में डाले थे, तो 1+pb/rt निकल के आया था। तो जैसे अगर b वाला पार्ट रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर b का वैल्यू ज्यादा होगा, इसका मतलब गैसेस के बीच में रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा, और अगर गैसेस के बीच में रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो हम लोग के पास गैसेस को लिक्विफाई करने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। तो इस केस में b का वैल्यू अगर हाइयर होगा, तो लोअर टेंडेंसी फॉर लिक्विफैक्शन
आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। लोअर टेंडेंसी फॉर लिक्विफैक्शन, बड़ा सिंपल सा सिनेरियो सर रहेगा। ये नहीं समझ में आया। जैसे ऊपर हम लोग मेंशन करके चल रहे नहीं थे। सर, क्योंकि हम लोग बी को क्यों बोल रहे हैं कि अगर मतलब बी से रिपल्सिव फैक्टर रिलेटेड है। अगर एटम का साइज बड़ा होगा और मान लो हमको मालूम होता है कि उसमें डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, मान लेते हैं, तो फिर एटम का साइज बड़ा होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बड़े स्पेस में है, और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बड़े स्पेस में है तो रिपल्शन का फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। सर अगर बड़े स्पेस में है तो कम होना चाहिए रिपल्शन का फैक्टर। अरे बड़े स्पेस में का मतलब है कि बड़े स्पेस में इन द सेंस कि एटम बड़ा हो गया, जैसे मान ले कि दो छोटे मॉलिक्यूल्स है और एग्जैक्टली सेम साइज के कंटेनर में दो बड़े मॉलिक्यूल्स है, ज़्यादा रिपल्शन किस में होगा? बड़ा मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी रख रहा है, ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, और हम लोग सारे रिपल्शन फैक्टर को एक सिस्टम के अंदर ही तो देख रहे हैं। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्शन का फैक्टर हाई होगा। फिर वो जो रिपल्शन का फैक्टर आएगा उसके वजह से डिस्टॉर्शन होगा, तब जाके ए वाला फैक्टर आता है। तो दोनों चीज़ें थोड़ा बहुत रिलेटेड है, थोड़ा बहुत एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, लेकिन ध्यान रखते हुए काम तो करना होता है डोमिनेट इससे। कौन करता है? इनिशियली बी वाला पार्ट करेगा, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन का ही फोर्स है, तो फिर लास्टली जाके हम लोग के ए वाला पार्ट ही डोमिनेट करना शुरू करता है। तभी गैसेस, और उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का गैस है। अगर गैस वाला पार्ट लिक्विड स्टेट में नहीं है, गैसेस स्टेट में, इसका मतलब बी वाला पार्ट डोमिनेट कर रहा होगा। अगर I2 है मॉलिक्यूल, तो I2 वाला पार्ट सॉलिड स्टेट में, या Br2 है लिक्विड स्टेट में है, तो इसको देख के या इसके फिजिकल स्टेट को देख के बोल सकते हैं कि हाँ ए वाला पार्ट डोमिनेट कर रहा होगा। Cl2 वाले पार्ट में गैसेस फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे बी वाला पार्ट डोमिनेट कर रहा होगा। ये बोलने का एक तरीका हो सकता है। मतलब कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है यहाँ पे कि ए ही अच्छा होगा या फिर बी ही अच्छा होगा। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बहुत ज़्यादा बड़े साइज होने की वजह से, डिस्टॉर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से कभी ए डोमिनेट कर सकता है, साइज छोटा हो गया तो बी वाला पार्ट भी डोमिनेट कर सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ए वाला पार्ट अगर हाई है, मतलब इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस हाई है, बट बी वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे बेसिकली मॉलिक्यूल के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा, ज़्यादा बड़े जगह पे होगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन का फैक्टर ज़्यादा होगा। और अगर रिपल्शन का फैक्टर ज़्यादा होगा तो लिक्विफाई होने की टेंडेंसी उतनी ही कम रहेगी, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो इस पार्टिकुलर केस में हम लोग के पास Z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। अगर B का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब है, मतलब B का वैल्यू अगर ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब Z का वैल्यू ज़्यादा होगा, और Z का वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो B का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उस केस में Z का वैल्यू उतना ही ग्रेटर देन 1 होता चला जाएगा, और गैस को लिक्विफाई करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा लो होती चली जाएगी, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो इस एक चीज़ में सीधा हम यहाँ पर रिलेट कर देते हैं। अगर B का वैल्यू ज़्यादा होगा इसका मतलब Z का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो इस केस में टेंडेंसी फॉर लिक्विफैक्शन ऑफ गैस उतना ही लो होता चला जाएगा, या फिर लेस लिक्विफाइबल गैस है, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो ये दो फिजिकल सिग्निफिकेंस का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना जो हम लोग को कंसिडर करना होगा। और इन दोनों के बाद लास्ट क्लास में शायद फिर से तुम लोगों को बोला था कि लिक्विफैक्शन ऑफ गैस वाले पार्ट को एक बार रीड करके देखना, और अगर रीड नहीं किया है तो फिर उसका डिस्कशन करते हैं हम लोग लिक्विफैक्शन ऑफ गैस का। जैसे हम लोग ऐसा मेंशन करते हैं हमेशा एक किसी भी गैसियस सिस्टम को लेकर के, जब हम लोग गैस वाले पार्ट को लिक्विफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग 400 डिग्री सेल्सियस पे हैं, तो अगर 1 atm प्रेशर है, मान के चलते हैं सर, ठीक है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला पार्ट के बराबर इंटरनल प्रेशर हो जाए। तो जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm के बराबर होगा, तब उस केस में 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने पे गैस वाला पार्ट आराम से बॉईल कर सकता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। या उसको उल्टा समझ लो, अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पे थे और वहाँ से टेम्परेचर को घटाना शुरू किए, तो जैसे ही हम लोग का एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है और हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे चले गए,
तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे गैस वाला पार्ट लिक्विफाई होना शुरू होगा। और इसका एक छोटा सा हम लोग कंसिडरेशन भी लेके चलेंगे, इस एक चीज़ का ध्यान रखना। जैसे क्लास 12 में एक टॉपिक है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहाँ पे हम लोग दो कंसिडरेशन लेते हैं। मतलब ये जो ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे अभी लिक्विफैक्शन वाला पार्ट, इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन का पार्ट है। वहाँ पे दो टर्म यूज करते हैं हम लोग, एक को बोलते हैं हम लोग ड्यू पॉइंट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग बबल पॉइंट। तो प्रोसेस उल्टा टाइप का हो सकता है, हम केवल उस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे। जैसे मान लो एक पिस्टन है, ठीक है, उस पिस्टन के अंदर हम लोग के पास लिक्विड है और जस्ट लिक्विड है, हम लोग बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़े हैं गैसेस पार्टिकल्स के लिए, केवल लिक्विड है, बिल्कुल भी गैसेस पार्टिकल के लिए स्पेस नहीं छोड़ा है। अगर हम लोग यहाँ से पिस्टन को ऊपर उठाना शुरू कर दें, तो पिस्टन को जैसे ही ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, तब उस केस में हम लोग का जो पिस्टन वाला पार्ट है, अगर हम लोग पिस्टन वाले पार्ट को ऊपर उठाना शुरू करेंगे, तो मान लो कि थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विड के ऊपर वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ। अगर वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ तो इसको फिल करने के लिए एटमॉस्फेयर में जो भी टेम्परेचर है, वहाँ से आराम से पार्टिकल्स वाले पार्ट कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करके इवोपरेशन करेंगे और यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कराना शुरू कर देंगे। सबसे पहला सिनेरियो। तो अगर हम लोग बहुत हाई प्रेशर पे हैं तो सारा का सारा पार्ट लिक्विड के फॉर्म में है, मान के चलते हैं। अगर हम लोग प्रेशर को रिड्यूस करना शुरू किए, मतलब पिस्टन को ऊपर उठाए, मतलब प्रेशर को रिड्यूस करना शुरू कर रहे हैं, प्रेशर को रिड्यूस करते गए तो एक सर्टेन पॉइंट पे, एक सर्टेन प्रेशर पे हम लोगों का ऐसा स्टेट बनेगा जहाँ पे इस लिक्विड में से पहला वेपर का बबल का फॉर्मेशन होगा, तो केवल पहले वेपर का फॉर्मेशन होगा, उस चीज़ को हम लोग बबल पॉइंट बोलते हैं। और अगर उल्टा प्रोसेस हो, मतलब बहुत बड़ा पिस्टन है, उसमें केवल अंदर गैसेस दे रखे हैं, केवल गैसेस पार्टिकल है, और इसमें फोर्स अप्लाई करना शुरू किए, तो फोर्स अप्लाई करते गए बहुत हाई प्रेशर पे या बहुत हाई फोर्स पे जिस टाइम पे जस्ट लिक्विड का फॉर्मेशन शुरू होगा, तो वहाँ पे जो पहला ड्रॉप ऑफ लिक्विड बनेगा, उस पहले ड्रॉप ऑफ लिक्विड वाले पॉइंट के प्रेशर पे हम लोग टर्म यूज किया करते हैं ड्यू पॉइंट। तो जैसे ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट क्लास 12 में आएगा डिस्कशन में, लेकिन हम लोग को उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन देखना है। जैसे मान के चलो कि हम लोग का जो वाटर का केस है, तो अगर हम लोग 200 डिग्री तो ये सेल्सियस सब पे कल है। आएगा क्या? अरे कल के एग्जाम के लिए क्यों परेशान हो रहा है भाई? तो गजब नालायक है, एग्जाम के लिए परेशान मत हो। पहले बहुत तुम लोगों को क्लास में बोला भी करते हैं, एग्जाम ये इंटरनल एग्जाम है, इसमें इतना ज़्यादा परेशान नहीं होने का होता है, एग्जाम बस अच्छे से देना होता है। तो जैसे हम लोग मान लो ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं कि हम लोग हाई टेम्परेचर पे थे, सारा पार्ट वेपर में कन्वर्ट हो रखा था, अब हम लोग प्रेशर 1 atm रखे, बट टेम्परेचर को रिड्यूस करना शुरू किए। तो जब 200 से हम लोग 100 पे गए, तो मान लेते हैं कि 100 पे जाते ही पहले ड्रॉप ऑफ लिक्विड का फॉर्मेशन हुआ। तो चलो ठीक है, एटलीस्ट मालूम तो पड़ा कि हम लोग को पहले ड्रॉप ऑफ लिक्विड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम लोग इसको उल्टे सेंस में लेके चले कि चलो ठीक है, हम टेम्परेचर को 200 का 200 रखते हैं, बट प्रेशर वाले पार्ट को 1 atm से बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जो तुम लोगों का भी रिसेंटली मैंने एक चीज़ बोला था, वो जो एक लिंक शेयर किए थे कि आइस का फॉर्मेशन 100 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। कैसे हो गया? तो आइस का मतलब हो गया वाटर के मॉलिक्यूल का कॉम्पैक्ट स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट स्टेट। तो कैसे बना होगा? तो बहुत हाई प्रेशर पे बना होगा। इतना हाई प्रेशर अप्लाई कर दो कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो काफी क्लोजली बाउंड हो जाए और वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको आइस बोल दिया गया है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन आइस है। तो सेम टाइप से जैसे अगर मान लो कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते चले गए या टेम्परेचर 200 पे रखे, तो 1 atm प्रेशर की जगह पे अगर प्रेशर को बढ़ाना शुरू किए, तो उस केस में प्रेशर बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट होना शुरू होंगे। तो एक सर्टेन प्रेशर पे हो सकता है कि हम लोग का जो गैसियस पार्टिकल है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। बट मान लो हम लोग 200 से 300 टेम्परेचर पे चले गए, 300 डिग्री सेल्सियस पे चले गए, तो अब हम लोगों को जब प्रेशर बढ़ाना होगा तो और ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, तब जाके हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ऐसा बोला जा सकता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ाते चले जाएंगे ताकि हम लोग गैस को लिक्विफाई कर पाए। तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता जा सकता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैस आराम से चेंज हो सकता है। ये इसका एप्लीकेशन तुम लोगों ने 9th क्लास में भी देखा था कि हायर एल्टीट्यूड पे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, जबकि प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, खाना बनाना आसान सो हो जाता लीव्स पर ड्यू कैसे होता है? है। क्या क्या? लीव्स पर ड्यू? लीव्स पर ड्यू कैसे होता है? वो तो 2-3 रीजन से होता है। जैसे
मान लो अभी तुम अपने एक मेटल का ग्लास लो और उस मेटल के ग्लास में ठंडा पानी डालो, तो उसके सरफेस पे तुम्हारे पास ये आ जाता है, क्या बोलते हैं, जो गैस के पार्टिकल से जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर वाला पार्ट जमा हो जाता है उधर। क्यों होता है? क्योंकि उसको एक सरफेस मिलता है जहाँ पे उसको लोअर टेम्परेचर मिल रहा है। तो जो लीव्स है वो लोअर टेम्परेचर अगर दे देगा किसी भी आजू बाजू के सराउंडिंग को, तो वहाँ पे पार्टिकल्स वाले पार्ट आराम से एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ये एक प्रोसेस हो सकता है वहाँ पे। खैर, तो हम क्या बोल रहे थे, हाँ, ये कि जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते गए, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते गए, तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्रेशर भी बढ़ाते चले गए। तो हाई टेम्परेचर करेंगे तो हाई प्रेशर भी आएगा, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक लिक्विड्स के लिए या हर एक गैसियस पार्टिकल्स के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर ऐसा है, उस टेम्परेचर पे जब हम लोग चले गए, तो उस टेम्परेचर पे जाने से या उसके जस्ट ऊपर चले जाओ, मतलब मान लो कि वाटर के लिए मान लेते हैं कि 400 है, मान के चलते हैं, हमको मतलब नहीं है बट मान के चलते 400 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम लोग 400.1 पे चले गए तो गैस को हम लोग लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो प्रेशर बढ़ा के लिक्विफैक्शन कर पा रहे थे, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर अगर हम लोग पहुंच गए, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंच गए जिसके ऊपर हम लोग कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दे गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो उस पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग को यहाँ डिस्कशन करना होता है। उस एक पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट से रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं, और उस क्रिटिकल पॉइंट वाले पार्ट का जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो उसमें सबसे पहला पार्ट जो आता है वो हम लोग का क्रिटिकल टेम्परेचर वाला पार्ट आता है। और ये जो टेम्परेचर का भी डिस्कशन किया मैंने कि एक सर्टेन लोएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जहाँ तक हम लोग, या फिर सर्टेन हाईएस्ट बोलना ज़्यादा बेटर होगा, सर्टेन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जहाँ तक गैस को लिक्विफाई कर पा रहे हैं। ये टर्म समझना, जहाँ तक गैस को लिक्विफाई कर पा रहे हैं, मतलब 400 से नीचे तो लिक्विफाई कर ही पा रहे थे, मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ तक गैस को लिक्विफाई कर पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब 400 डिग्री सेल्सियस अपना मैक्सिमम टेम्परेचर है जहाँ तक गैस को हम लोग लिक्विफाई कर पाए। तो इस केस में एक तो ये टर्म है क्रिटिकल टेम्परेचर, द मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड। अगर इससे ऊपर चले गए तो कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो हम लोग गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है, सबसे पहला कंसिडरेशन। हाँ, वाटर का वाटर का क्रिटिकल पॉइंट हमको नहीं मालूम क्या है, शायद से 473 डिग्री सेल्सियस होता है, बट एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं मालूम है, ध्यान भी नहीं रखना है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन अपने काम का बिल्कुल ही रहता है। फिर उसके बाद जैसे जब हम लोग ऐसा बोले कि 100 डिग्री सेल्सियस पे थे तो 1 एटीएम प्रेशर चाहिए था, तो मान लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे 2 एटीएम प्रेशर या 4 एटीएम प्रेशर चाहिए। तो जब हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचे जहां तक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या प्रेशर रिक्वायर्ड है जिसको अप्लाई करके हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब जो लोएस्ट प्रेशर रिक्वायर्ड है, क्योंकि हायर प्रेशर अप्लाई करेंगे तब तो काम हो ही जाएगा, बट लोएस्ट प्रेशर जो रिक्वायर्ड होगा ताकि गैस जस्ट लिक्विफाई हो जाए, उस चीज को हम लोग क्रिटिकल प्रेशर वाले पार्ट से डिनोट करते हैं, और इस चीज को हम लोग पीसी से रिप्रेजेंट किया करते हैं। और तीसरा पार्ट जो हम लोग को कंसिडर करना होता है, क्योंकि टेम्परेचर है प्रेशर है तो हम लोग वॉल्यूम भी आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस केस में हम लोग क्रिटिकल वॉल्यूम, जो हम लोग लिक्विफैक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे गैस का मोलर वॉल्यूम क्या है, उस पार्टिकुलर चीज को हम लोग आराम से क्रिटिकल वॉल्यूम बोल करके काम कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग एक ऐसे कंडीशन की बात कर रहे हैं जहाँ के ऊपर जाने पे टेम्परेचर वाइज हम लोग गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जहाँ तक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, उस पार्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी पार्ट है उन सब चीज़ों का हम लोग को डिस्कशन करना है। जिस चीज़ को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट जब करते हैं तो ऑलमोस्ट इस टाइप का एक कर्व निकल के आता है, मतलब ग्राफ वाला पार्ट ऐसा कुछ डायग्राम फॉलो करता है, और इसमें कुछ कुछ पार्ट्स हैं ऐसे, और ग्राफ वाला पार्ट पी वर्सेस वी का, मतलब जो आइसोसर में अपना पी वर्सेस वी का उसी टाइप का आएगा। एक ग्राफ ये हो गया, दूसरा ग्राफ हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे ग्राफ जस्ट इसको टच करता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, फिर उसके बाद वापस से स्लोप उसका नीचे की तरफ रह जाता है। उसके आगे वाले केसेस में हम लोग ग्राफ थोड़ा स्लैंट पे रखते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा स्लैंट होता है ग्राफ, मतलब स्लोप वाला पार्ट जो है थोड़ा ऐसा नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है, बट उसको हम सीधा डिनोट कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम स्लैंट होता है यहाँ पे। फिर यहाँ से ग्राफ वाले पार्ट को आराम से नीचे के डायरेक्शन से आगे लेके जा सकते हैं। 1 मिनट। हाँ, और अगर हम लोग
और भी इसमें पार्ट डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही पार्ट हम लोग कंसिडर करते चलेंगे। और ये चीज़ तुम लोग को बोला भी था मैंने पढ़ने के लिए कि एक बार पढ़ के देखना होमवर्क वाले पार्ट में। और ये वाला हाँ, टू फ्रैक्शन कैसे इस पार्ट में ये जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट वाले पार्ट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोला करते हैं। लिखने का तरीका होता है क्रिटिकल पॉइंट। और P वर्सेस V का ग्राफ है, मतलब एक आइसोथर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मान लो कि अगर हम लोग का ग्राफ वाला पार्ट, एक सेकंड रुक जाओ, मान लो हम लोग का ग्राफ वाले पार्ट में सबसे लोएस्ट जो वैल्यू T1 टेम्परेचर है, फिर उसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो T2 टेम्परेचर ले लिए, या T3 टेम्परेचर या T4 टेम्परेचर। तो ये जो ग्राफ है जो इस क्रिटिकल पॉइंट को जस्ट टच कर रहा है T3 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, इस चीज़ को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर TC से आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम लोग का टेम्परेचर का जो ऑर्डर है ये तो बहुत पहले डिस्कस किया था। P वर्सेस V में ऑरिजिन से दूर जाने पे टेम्परेचर वाला पार्ट इंक्रीज करता है। तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर T1 होगा, फिर T2, फिर T3 और सबसे हाईएस्ट हम लोग T4 की बात कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है इसमें बहुत टीसी नहीं T3 का तो TC लिख दिया ना, तो T3 लिखो या TC लिखो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। इस पूरे के पूरे ग्राफ में हम लोग को क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है, तो उसमें जैसे एक तो ये पार्ट कि इस ग्राफ में ये जो लाइन है इसको मैं काम करते दूसरे पार्ट से डिनोट कर देता व्हाइट कलर से। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है हम लोग का, इस ग्राफ के और ये जो डॉटेड लाइन वाला पार्ट है, इस ग्राफ के बीच में बहुत सारे एरिया है। जैसे एक तो ये एरिया वाला पार्ट है, अगर इस एरिया की बात करें तो ये पूरे के पूरे एरिया में हम लोग के पास लिक्विड स्टेट Liquid. एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये एक पार्ट थोड़ा ध्यान रखना होता है, मतलब ग्राफ का पोर्शन याद रखना है। ये मतलब है ये एक्सपेरिमेंटल प्लॉटिंग का पार्ट, बट हम लोग इसको थ्योरेटिकली याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब थ्योरेटिकली ये चीज ऐसा होता है। पहला चीज तो इधर साइड लिक्विड का स्टेट एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्राफ का व्हाइट वाला पोर्शन आगे गया और इस प्लॉट के बीच का जो दूसरा एरिया इस साइड में है, यहाँ वाला पार्ट, Gas. इस एरिया वाले पार्ट में गैस बोलते हैं कि वेपर बोलते हैं, वहां पे हम लोग टर्म वेपर यूज किया करते हैं, गैस वर्ड यूज नहीं करते। एक छोटा सा डिफरेंस बताएंगे अभी कि वेपर में और गैस में क्या डिफरेंस होता है। जैसे हाँ एक्चुअल में जैसे मान लो कि वाटर है तो वाटर का वेपर बोल दिए, बट हर एक गैस का वेपर ही बोला जाता है। जैसे N2 है तो N2 वेपर। तो गैस में और वेपर में क्या डिफरेंस है, एक्चुअल में क्या डिफरेंस है? गैस है और वेपर है, क्यों हम लोग ऐसे अलग अलग टर्म की यूज कर रहे हैं, जबकि मालूम पड़ रहा है कि वेपर वाला पार्ट भी मॉलिक्यूल का रैंडम स्टेट फ्री स्टेट, और गैस वाला पार्ट भी तो गैस स्टेट। डिफरेंस क्या है दोनों में? शायद से गैस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, पेपर नहीं करता है। नहीं 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 नहीं। सर गैस हम लोग जनरल टर्म जैसा यूज करते हैं, और हाँ। अगर लिक्विड से मतलब फ्लूइड से अगर गैस के स्टेट में जा रहा है तो शायद उसको वेपर बोलेंगे। तो ऐसा कौन सा गैस है जिसका लिक्विड वेपर स्टेट में दो फेज होता है। वेपर में क्या बोला? वेपर में दो फेज होता होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वेपर अलग फेज है, लिक्विड अलग फेज है, सॉलिड अलग फेज है। लिक्विड से ही तो हम लोग वेपर बना रहे हैं, मतलब जितने भी गैसेस हैं उन सारे के सारे गैसेस को हम लोग लिक्विफाई एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पॉसिबल है लिक्विफेक्शन। आते हैं उस पॉइंट पे। तो इस केस में जैसे ये जो बीच का एरिया है पूरा का पूरा, क्योंकि इस साइड में मतलब ग्राफ वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करके चले तो लेफ्ट साइड में केवल ऊपर लिक्विड दिख रहा है, राइट साइड में केवल हम लोग को वेपर दिख रहा है। तो जो बीच का पोर्शन है वो लिक्विड और वेपर दोनों का इक्विलिब्रियम होगा। और ये चीज हम लोग सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत और रिलेट करेंगे, वहाँ पे और भी चीजें तुमको इससे मालूम पड़ेगी। अब इस पूरे पार्ट में जैसे ग्राफ को अगर कंसिडर करना शुरू करें, यार एक चीज बताओ, येलो कलर तो प्रिंट आउट होने पे दिखाई नहीं देता था ना? गोल्डन कलर। हाँ वही गोल्डन कलर, चलो ठीक है उसको छोड़ देते हैं। तो इस केस में जैसे टेम्परेचर वाला पार्ट तो हम लोग TC से डिनोट कर दिया, उसके अलावा इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है ये PC हो जाएगा, और इससे करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम वाला पार्ट है, इस वॉल्यूम वाले पार्ट को हम लोग आराम से VC से डिनोट कर सकते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम वाले पार्ट से, ठीक है। और VC वाला पार्ट भी अगर हम लोग बोलेंगे तो मोलर वॉल्यूम के टर्म में ही बोल के चलेंगे। इस पूरे ग्राफ में हम लोग केवल एक पॉइंट का ध्यान रखते हैं, जैसे वेपर और गैस वाले पार्ट में। ऑल्दो तुम्हारे जो नोट्स भेजे उसमें सारी चीजें दे रखी हैं, बट हम केवल उन सब चीजों का डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम लोग उस वेपर को क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर लेके चले गए तो हम लोग उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते,
तब वहाँ पे हम लोग वेपर वर्ड यूज करना बंद कर देंगे, तब वहाँ पे हम लोग गैस टर्म यूज करना शुरू करेंगे। जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, तो उनका जो क्रिटिकल पॉइंट वो काफी लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि अब तक मालूम पड़ चुका है इंटरमोलिकुलर फोर्स का कुछ फंडा होता होगा, जो तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग में भी एक सवाल था कि H2O का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई क्यों होता है एज कम्पेयर टू O2। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या है कि हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ तक लिक्विफेक्शन कर सकते हैं, तो जिसमें ज़्यादा इंट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसमें ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो ज़्यादा इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। तो काफ़ी हाई टेम्परेचर तक लिक्विफाई करने की पॉसिबिलिटी होगी, जो कि ऑक्सीजन में नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल पोलर भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैस को लेके चले, किसी भी वेपर को लेके चले गए, तो फिर अब उसके बाद गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब हम लोग उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर हमेशा टर्म वेपर की जगह पे गैस यूज करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो है, तो हम लोग प्रेशर बढ़ा के गैस को अपने आप से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे टर्म वेपर आराम से यूज करते हुए काम कर सकते हैं। ये एक छोटा सा डिफरेंस है गैस और वेपर वाले पार्ट में, सबसे पहला पार्ट। दूसरा, इस ग्राफ से कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे रिलेट करके, ऑल्दो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरह का डेरिवेशन का पार्ट कुछ दे नहीं रखा। लेकिन क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये सारे के सारे पॉइंट्स आते हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले आते हैं जो एनसीईआरटी में दे नहीं रखा। तो इसीलिए ये सब छोटे पॉइंट्स थ्योरेटिकल जो बोलेंगे ध्यान रखना होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि जैसे अगर हम लोग जैसे मान लो ऐसा बोले कि सर टेम्परेचर तो बढ़ा दिए, क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर लेके चले गए, अगर बहुत प्रेशर बढ़ा दिया तब क्या होगा? बहुत प्रेशर बढ़ा दिया तभी भी बोल रहे हैं कि लिक्विफेक्शन नहीं हो सकता, तब क्या होगा? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं किसी भी लिक्विड वाले पार्ट को जो वेपर में चला गया, और उसमें बहुत प्रेशर अप्लाई करते चले जाते हैं, तो वो जो स्टेट है वो स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन उस स्टेट में इतना हाई डेंसिटी आ जाता है तो लिक्विड के स्टेट से भी ज़्यादा डेंसिटी रख सकता है सब्सटेंस। और उस चीज़ को इन जनरल बोलने के लैंग्वेज में सुपर क्रिटिकल फ्लूइड भी बोला जाता है। एक लिखने का एक लैंग्वेज होता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। मतलब अगर हम लोग अपने क्रिटिकल टेम्परेचर्स के ऊपर बहुत हाई प्रेशर अप्लाई कर दिए, तब उस केस में गैस लिक्विफाई नहीं करेगा, लेकिन गैस वाले पार्ट का जो स्टेट है वो इतना हाईली डेंस स्टेट हो जाएगा कि उसको हम लोग फ्लूइड के टर्म में बोलना शुरू कर देते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। इस तरह का एक टर्म हम लोग को ध्यान रखना होता है। सेकेंड पॉइंट। दूसरा, जैसे एक चीज़ देखो, ये जो सबसे पहला ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, सबसे ऊपर वाला जो ग्राफ है, ये देख के मालूम पड़ रहा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का पार्ट है। इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ज्योत्सना तुम बताओ। ये बाकी मैथ्स वाले लोग हैं, वो भी जस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं। इसका स्लोप पॉजिटिव बोलेंगे कि नेगेटिव बोलेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव बोलेंगे क्या? मान लो ऊपर का रीजन है, यहाँ पॉजिटिव बोलेंगे क्या यहाँ से यहाँ तक? नहीं बोलेंगे। कहीं पे भी पॉजिटिव स्लोप नहीं है, क्योंकि ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा। कुछ भी हो जाए, कहीं भी पॉइंट पे जाएंगे, भले ही स्लोप चेंज हो रहा हो, लेकिन किसी भी पॉइंट पे हम लोग के पास जो स्लोप है वो पॉजिटिव निकल के तो नहीं आएगा, ठीक है। मान लो ये नीचे वाले ग्राफ की बात करते हैं, T1 टेम्परेचर। तो इस T1 टेम्परेचर में जो वेपर वाला जोन है, इसमें पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है? केवल वेपर वाले जोन में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट में स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव है। और अभी जस्ट मेंशन किया था इस ग्राफ वाले पार्ट में कि हम लोग का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट नहीं रहेगा, थोड़ा स्लैंट रहेगा। स्लैंट का मतलब ग्राफ थोड़ा सा ऐसा स्लैंट रह रहा है, मतलब यहाँ पे भी स्लोप नेगेटिव ही है। और इसको ऊपर भी देख के मालूम पड़ता है वर्टिकल लाइन नहीं हो सकता कभी भी। वर्टिकल लाइन एकदम ऐसा नहीं हो सकता है कि वॉल्यूम जीरो चेंज हो और वर्टिकल लाइन हो जाए। जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटता जाएगा ही जाएगा, मतलब ग्राफ हमेशा नेगेटिव स्लोप नहीं रहेगा। तो अगर हम लोग इन सारे ग्राफ को कंसिडर करें, तो ऊपर का स्लोप भी हर जगह नेगेटिव था, नीचे का भी ग्राफ हर जगह नेगेटिव था। इसका मतलब बेसिकली हर जगह नेगेटिव ही स्लोप आ रहा है। एक पॉइंट ध्यान रखना होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे ये जो P वर्सेस V का ग्राफ है आइसोथर्म में, ये पॉइंट जीरो स्लोप में रहता है। जीरो स्लोप में होने का मतलब कि हम लोग dP/dV अगर निकाले क्रिटिकल टेम्परेचर वाले पार्ट पे, तो इसका स्लोप वाला पार्ट जीरो होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान रखना होगा। तो इस पूरे ग्राफ में जहाँ पे हर जगह का स्लोप नेगेटिव है,
और एक जगह का स्लोप 0 है तो ज़्यादा बड़ा स्लोप कौन सा है, तो 0 वाला स्लोप मैक्सिमा हो जाता है। तो दो चीज़ें बोल सकते हैं फिजिक्स में। यहाँ पे जो उसने, तुम ही बताओ वापस से, मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट याद है थोड़ा बहुत फिजिक्स का? यस सर। क्या बोलते हैं मैक्सिमा, कब बोलते हैं मैक्सिमा? जब tan थीटा 0 हो जाता है। tan थीटा 0 हो जाता तो है, मैक्सिमा के टाइम पे ऐसा होता है और चेंजेस होते हैं, बट निकालते कैसे हम लोग? मैक्सिमा का कंडीशन अप्लाई क्या करते हैं? डबल डिफरेंशिएट जब इसको करते हैं तो वो डबल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तब उस केस में ये चीज जीरो से कम मैक्सिमा अगर आता है है तो तो मैक्सिमम। नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा बोलते हैं, और जब पॉजिटिव होता है तो मिनिमा बोलते हैं। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप तो 0 होगा पहला चीज, और स्लोप 0 होने के साथ साथ इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो हम लोगों का पॉइंट है वो मैक्सिमम स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अपने मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना होता है। और एक्चुअल में जो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम का डेरिवेशन है वो इन दोनों पार्ट से भी निकाला जा सकता है। मतलब हम लोग का जो वान डर वाल इक्वेशन है, उस वान डर वाल इक्वेशन को हम लोग आराम से रिलेट करते हुए काम कर सकते हैं यहाँ पे। ये दूसरा पार्ट जो हम लोग को ध्यान रखना होता है, मतलब सॉरी तीसरा पार्ट जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। उसके बाद जैसे मान लो अगर हम लोग किसी इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, किसी एक नॉर्मल इक्वेशन की बात करते हैं, तो एक नॉर्मल से इक्वेशन में मतलब y वर्सेस x का ग्राफ है। तो उस y वर्सेस x के ग्राफ में हम लोग के पास नॉर्मली कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग रूट्स की बात कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन में लाइन यहाँ पे कट किया तो ऐसे रूट्स वाला पार्ट बोल दिए। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ग्राफ है, जैसे हम डेरिवेशन का हम लोग एक दूसरा तरीका डिफाइन करते हैं। मतलब डेरिवेशन का ये तरीका तो यूज कर ही सकते हैं कि हम लोग डिफरेंशिएशन किए, स्लोप को 0 के बराबर पुट किए, डबल डिफरेंशिएशन किए, स्लोप को 0 के बराबर पुट किए। तुम्हारे बुकलेट में डेरिवेशन दे भी रखा है, देखना होगा तो देख सकते हैं, काम का बिल्कुल नहीं है, देख लेना ताकि मैथमेटिकली तुम लोग को मालूम पड़े क्या किया जा सकता है, काम का नहीं है। लेकिन एक और कंसिडरेशन लिया जाता है, जैसे मान लो ये वाले पार्ट को हम लोग अगर कंसिडर करें, जो डॉटेड लाइन है, अगर इस चीज़ को कंसिडर करें और इस चीज़ को एक्सिस बना के चले, तो हम लोग तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में काम करते हैं, तो बचपन से आज तक यही सुन रहे हैं कि एक्स एक्सिस को लाइन जहाँ जहाँ कट करेगा वहाँ वहाँ पे एक रूट आएगा। बट अगर हम लोग एक्सिस रैंडम रख दें, रैंडम टाइप का एक्सिस टाइप का पार्ट बना दें, तब उस केस में क्या करेंगे? तो अगर ये जो एक्सिस है, ये डॉटेड लाइन वाला पार्ट, अगर इसको हम लोग एक्सिस मान के चल रहे होते तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे ये जो सारे ग्राफ्स वाले पार्ट थे, इन ग्राफ्स वाले पार्ट में जैसे मान लो कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर चले गए, तो ऊपर जाने पे ये लाइन वाला पार्ट, ये जो लाइन है, ये लाइन इस पार्ट को कहीं भी कट नहीं कर रहा, और कहीं भी नहीं कट कर रहा। तो जैसे क्यूबिक इक्वेशन में कितना रूट होता है? 3। और 3 में क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं उस 3 रूट्स में? नॉर्मली कंडीशन मतलब रियल रूट, इमेजिनरी रूट, इससे रिलेटेड क्या क्या कंडीशन होते हैं नॉर्मली? तीनों रियल हो सकता है, एक रियल हो सकता है, दो इमेजिनरी हो सकता है। तीनों रियल हो सकता है और तीनों अनइक्वल हो सकता है ना? यस सर। तीनों रियल हो सकता है, तीनों सेम हो सकता है। और अगर इमेजिनरी का केस आया तो क्या होता है नॉर्मली? इमेजिनरी हमेशा पेयर्स में होता है, तो फिर दो इमेजिनरी एक रियल। जब भी होगा तो 2 इमेजिनरी होगा और 1 रियल होगा, है ना? तो ये जैसे सबसे ऊपर वाला ग्राफ है, तो अगर हम लोग किसी भी प्रेशर पे चले गए ऊपर, तो उससे करस्पॉन्डिंग हम लोग को एक वॉल्यूम का पार्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हम लोग ढंग से सोचे तो इस इक्वेशन को, अगर लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट वाले इक्वेशन को अगर कंसिडर करें, P + A/VM², ये एक दूसरा तरीका है जिसके बेसिस पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को आराम से सिंपल तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और इसलिए मैं तरीका बता रहा ताकि तुम लोग को आसानी से चीज़ समझ में आए, ताकि कल को भूल जाओ तो डेरिवेशन आसानी से कर पाए, कोई दिक्कत ना फील हो, ठीक है? अपने पास इक्वेशन था P + A/VM² × VM। आवाज फट रहा है। बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं सर। एक बार नेट डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करो फटाफट अद्वय, हम वेट कर लेते हैं। उससे भी नहीं होता है ये, मतलब कि दिखाता है लो। अरे तू तो नालायक है, तुमको बोल रहा है वाईफाई लगवा, तुम लगवा नहीं रहा है, इतना मारेंगे ना तुमको। मेरा सब सही चल रहा है, अब मैं क्यों लगवाऊं? अच्छा अब तो सर लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मैं वही रहता हूँ, गाना गाता रहता हूँ। चलो ध्यान दो, गाना मत गाया करो, बेहोश हो जाएंगे हम लोग। सर एक बायो का क्लास में फिजिक्स का क्लास लग गया था। हाँ सर, चीटिंग कर दी है। ठीक यस है, सर। थोड़ा कभी ऐसा होना तो नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन चलो ठीक है, वो कुछ कंफ्यूजन हो गया, गलती से लिंक चला गया, चलो खैर ध्यान दो।
सर अब जैसे अच्छा शांत हो जा, डेरिवेशन करना और हमको टॉपिक खत्म करना, ये अब टॉपिक बच आ रहे रहे हैं, हैं, ये तो टॉपिक आ रहे पॉलिटिशियन हैं। ऐसी हरकत है। चलो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर इस इक्वेशन को कंसिडर करें हम लोग, तो वीएम को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो पीवीएम स्क्वायर आया प्लस ए बाई वीएम स्क्वायर, उसको उठा के दूसरी साइड लेके चले जाते हैं, तो बाकी बचेगा यहाँ पे वीएम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी वी एम स्क्वायर। सबसे पहला पार्ट है, अगर मान लो इस वीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो पी वी एम क्यूब प्लस ए वी एम माइनस पी इंटू बी इंटू वी एम स्क्वायर, उसके अलावा माइनस ए बी इज इक्वल टू आर टी वी एम स्क्वायर निकल के आया, और इस आर टी वी एम को उठा के दूसरी साइड ले आते हैं, तो यहाँ से एक्सप्रेशन में पी वी एम क्यूब प्लस ये जो माइनस साइन है उसको उठा के इधर लेके आए, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ से पी बी प्लस आर टी, और उसके अलावा यहाँ पे बचना चाहिए वी एम स्क्वायर वाला पार्ट, और उसके अलावा बच रहा है यहाँ पे ए वी एम माइनस ए बी। तो मोलर वॉल्यूम के टर्म में एक क्यूबिक इक्वेशन है, अगर मोलर वॉल्यूम के टर्म में क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स हो सकते हैं, तो वही 3 रूट्स होने चाहिए, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 रूट्स होने चाहिए। अब क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो 3 रियल रूट्स हो सकते हैं, या फिर 3 रियल रूट्स तो है बट इक्वल रूट्स हो सकते हैं, तीनों अनइक्वल रूट्स हो सकते हैं, या फिर एक रियल रूट होगा और बाकी सारा का सारा इमेजिनरी रूट होगा। तो जो क्रिटिकल पॉइंट वाला पार्ट है, अगर उसके ग्राफ को हम लोग देखें तो इस केस में जैसे नीचे वाले पार्ट की बात करते हैं पहले, नीचे वाले पार्ट में जो ग्राफ है ये एक तो लिक्विड और लिक्विड वेपर के कॉम्बिनेशन वाले पार्ट को कट कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब एक वॉल्यूम यहाँ से निकल के आ सकता है, मतलब किसी भी एक पार्टिकुलर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग एक वॉल्यूम ये निकल के आएगा जहाँ पे केवल लिक्विड स्टेट है, दूसरा एक और वॉल्यूम निकल के आएगा जहाँ पे केवल वेपर वाला पार्ट जस्ट शुरू होने वाला है, और तीसरा बीच में भी कोई एक वॉल्यूम होगा। और ये मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग ये कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे जो ड्यू पॉइंट बोला और जो बबल पॉइंट बोला ऑलमोस्ट यही चीज़ है कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग के पास बबल पॉइंट है, ड्यू पॉइंट है, क्योंकि पहले वेपर था और जस्ट इधर जाने पे लिक्विड का फॉर्मेशन होगा, मतलब इधर पूरा वेपर है और थोड़ा सा इधर गए तो लिक्विड का फॉर्मेशन हुआ, मतलब पहले ड्रॉप का फॉर्मेशन हुआ, तो इस चीज़ को ड्यू पॉइंट बोल सकते हैं। इस पॉइंट में केवल लिक्विड है और थोड़ा सा आगे गए तो वेपर का जस्ट फॉर्मेशन हुआ, इस चीज़ को बबल पॉइंट बोल सकते हैं। और हम लोग बीच में भी एक कंडीशन में जा सकते हैं प्रेशर के करस्पॉन्डिंग, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि कैसे हम लोग लिक्विड का कितना अमाउंट और वेपर का कितना अमाउंट रखते हुए कैलकुलेशन कर पाए। तो एक मिक्सचर के केस में हम लोग आराम से प्रेशर को वेरिएट करके इस तरह का एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे भी आगे, 12th क्लास तक का थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 12th क्लास का भी नहीं 11th क्लास में भी हो जाएगा कैलकुलेशन ये चीज़। तो ये जो नीचे का ग्राफ है इसमें लिक्विड के करस्पॉन्डिंग एक वॉल्यूम है, वेपर के करस्पॉन्डिंग एक वॉल्यूम है, और मिक्सचर के करस्पॉन्डिंग एक वॉल्यूम है, मतलब बेसिकली हम लोग के पास 3 वॉल्यूम का वैल्यू है, तो 3 रूट्स और तीनों अनइक्वल रूट्स। अगर हम लोग ये क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो लिक्विड वेपर और दोनों का मिक्सचर ये सारा का सारा पार्ट एक ही जगह पे आ गया क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर, इसका मतलब 3 रियल रूट्स तो है बट इक्वल रूट्स है। और इसके ऊपर चले गए तो हम लोग के पास 2 इमेजिनरी रूट्स है, केवल गैस के करस्पॉन्डिंग एक रूट है जो रियल नेचर का रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक क्यूबिक इक्वेशन अगर होता P वर्सेस VM के रिस्पेक्ट में, तो इस क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोगों को 3 रियल एंड इक्वल रूट्स मिल रहा है, तो उसका क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो ये एक्सप्रेशन है, अगर इस एक्सप्रेशन को रिलेट करना शुरू करें तो वॉल्यूम के टर्म में हम लोग के पास 3 रूट्स हैं, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर बात करना शुरू करें तो एक रूट अल्फ़ा, दूसरा रूट अगर बीटा लेके चले, तीसरा रूट अगर हम लोग गामा लेके चले, तो इस केस में शायद इतना मालूम होगा तुम लोगों को कि हम लोग का क्यूबिक इक्वेशन निकालने का तरीका वी एम माइनस अल्फा इंटू वी एम माइनस बीटा इंटू वी एम माइनस गामा ऐसा इक्वल टू 0 पुटअप कर दिया, तभी इसको 0 के बराबर पुट किया तो एक रूट निकला, इसको 0 के बराबर पुट किया तो दूसरा रूट निकला, ऐसा लिख सकते हैं। बट क्योंकि अपने को मालूम है कि अल्फा वाला पार्ट बीटा के बराबर है, गामा के बराबर है एट क्रिटिकल पॉइंट, और वहाँ पे वॉल्यूम वीसी के बराबर है, तो इस केस में क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग ये डेरिवेशन करना शुरू करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इसका मतलब वी एम माइनस वी सी होल क्यूब इज इक्वल टू 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा अगर इसको एक्सपैंड करते तो ए माइनस बी का होल क्यूब वी एम क्यूब माइनस 3 वी क्या होना चाहिए भाई, वी एम स्क्वायर वी सी
VM स्क्वायर VC माइनस साइन के साथ रहेगा, हाँ सॉरी, हाँ यस सर। VM स्क्वायर VC, उसके अलावा फिर प्लस साइन के साथ VC वाला पार्ट आएगा, तो +3 VM VC स्क्वायर और उसके अलावा माइनस VC क्यूब, ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा। तो ये जो ऊपर का एक्सप्रेशन आया था अपना और ये जो नीचे का एक्सप्रेशन आया है, इक्वेशन 1 और ऊपर कहीं पे था ये इक्वेशन 2 वाला पार्ट, चलो इसी को इक्वेशन 1 बोल देते, नीचे वाला पार्ट 2। तो इस चीज को हम उठा के नीचे ले जाते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। सर सम ऑफ रूट से क्यों नहीं किया? क्या सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? सम ऑफ रूट्स वाले पार्ट से काम तो किया जा सकता है, लेकिन उससे अपना वैल्यू जो रिलेट करने का पार्ट है, हम लोग उसमें ज़्यादा इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और सम ऑफ रूट से शायद कर भी सकते हैं, कभी ट्राई भी नहीं किया हम, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व जब करते हैं तो इस तरीके से कोफिशिएंट को मैच करा के ही सॉल्व करना होता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन वाले पार्ट में अभी के लिए अगर हम लोग एक्सप्रेशन को कंसिडर करें तो यहाँ VM क्यूब है, जबकि यहाँ प्रेशर है P। तो एक काम करते हैं, इस प्रेशर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से VM क्यूब आएगा माइनस PB प्लस RT अपॉन P, और उसके अलावा यहाँ पे VM स्क्वायर आएगा प्लस A/P इंटू VM माइनस AB/P के बराबर वैल्यू आएगा इज इक्वल टू 0। और हर एक पार्ट के कोफिशिएंट को इक्वेट करना शुरू करो, और अगर हम कहीं पे मैथमेटिकली एक कैलकुलेशन में गलती कर रहे होंगे तो फटाफट बताते चले जाना। तो जैसे VM क्यूब है यहाँ पे, यहाँ भी VM क्यूब है, तो कोफिशिएंट 1 1 मैच कर गया। VM स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग -3 VC वाला पार्ट था, और VM स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग PB प्लस RT/P माइनस साइन के साथ था। तो इस केस में आराम से हम लोग VC इज इक्वल टू PB प्लस RT/P ले सकते हैं। और क्योंकि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पे बात कर रहे हैं, अच्छा सॉरी 3 VC, तो क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, तो P वाला पार्ट PC के बराबर होना चाहिए, T वाला पार्ट TC के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आराम से PC, TC और PC लिख सकते हैं, ये सबसे पहला पार्ट आएगा। उसके अलावा यहाँ पे 3 VC स्क्वायर और यहाँ पे A/P आ रखा है, तो इस केस में दूसरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम लोग 3 VC स्क्वायर इज इक्वल टू A/P। तो A/PC आराम से लिख सकते हैं। और तीसरा एक्सप्रेशन है VC क्यूब, और यहाँ वाले पार्ट में AB/P। तो एक्सप्रेशन में माइनस साइन दोनों की तरफ था, तो इस केस में VC क्यूब इज इक्वल टू AB/P मेंशन कर दिया। तो ऐसा लिख करके यहाँ से और भी 3 इक्वेशन निकाल लिया। तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके या फिर रिलेट करके ये चीज़ बताओ कि VC का वैल्यू कितना होगा, PC का वैल्यू कितना होगा और TC का वैल्यू कितना होगा। फटाफट कैलकुलेट करो कॉपी इसी में। का 3B। तो पहले से पढ़ कर क्या था, रट के बैठा हुआ है जी। नहीं सर, अभी कसम से ऐसी मतलब कि मजाक के लिए ऐसी कर रहा, तो ऊपर नीचे देखा तो हो गया, और तू बाकी सबको भी बोल देता तो वो दिख सही रहा बात था है, एकदम उसको। हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है। हमको तो दिख ही नहीं रहा, तुमको दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है यार, मतलब बहुत अच्छी बात है, अगर दिख रहा है तो फिर तो तो VC बहुत के अच्छी ऊपर बात है। 3VC स्क्वायर निकालिए ना, तो आ जाएगा अभी। 29 तारीख का डेट तो दिखा रहा है, बट पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्यों। तो अगर हो रहा है तो फिर उसमें फिजिक्स का क्लास लगा दो ना, या फिर रवि सर का क्लास एडजस्ट कर दो वहाँ पे। 2 डिजिटल पैड, 2 iPad, 3 है तो स्पेस, ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल। हाँ ठीक है, तो 4 उनको दे देना और यहाँ से दूसरा क्लास लगा लेना। बताओ ये PC का वैल्यू कितना आएगा। B स्क्वायर बाय नहीं लिखेगा सर PC आएगा A/27B स्क्वायर। यस सर। A/27B स्क्वायर, ठीक है, देख के तो हमको ठीक ही ठीक लग रहा है। और TC का वैल्यू (8A/27RB). 8A/27RB, ठीक दिख रहा है वैल्यू। तो VC का वैल्यू, PC का वैल्यू और TC का वैल्यू तीनों हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, और इन 3 वैल्यू को भी यूज करके हम लोग
बी वाले पार्ट का कैलकुलेशन कर सकते हो, जो भी जस्ट मेंशन किया था तुम लोगों को। तो एक तो ये चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तो ध्यान रखना, मेरे हिसाब से डेरिवेशन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ध्यान रखना, क्योंकि सवाल ऑल्दो मतलब पूछा गया भी नहीं है रिसेंटली, और पूछा जाएगा भी कि नहीं जाएगा नहीं सर मालूम। इक्वेशन की एकदम स्टार्ट में जाइए ना, जब भी रैप कर रहे थे तो क्या क्या क्या? एक बार शुरुआत में जाइए ना सर। एक बार शुरुआत में जाइए। हाँ हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं, मतलब छूट ही गया था तो मैं देख रहा था ऊपर ऊपर अरे तो नोट मत यहाँ पे कर। सब शुरू हुआ था। ठीक है अरे देखना है सर खाली एक बार कैसे शुरू अच्छा हुआ। चलो। तो जैसे इक्वेशन वाले पार्ट में हम लोग जैसे वहाँ पे जो 3 इक्वेशन लिखे वी सी इज इक्वल टू 3b, तो b का कैलकुलेशन VC/3 से कर सकते हैं, मतलब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का एक कैलकुलेशन वहाँ से पॉसिबल है। दूसरा एक और चीज करके देख सकते हैं थोड़ा, एक पार्ट कैलकुलेट, जैसे 3 फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, इन तीनों फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं साइड बाय साइड। ये फॉर्मूले काम के हैं, यूज पड़ेगा अपने को। सर याद करने का तरीका? याद करने का तरीका याद करो। हर चीज को याद करने का कोई तरीका तो नहीं हो सकता है, अब फॉर्मूले को याद करने का तो कोई तरीका नाइस। नहीं होता है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये भी है कि क्योंकि ये फॉर्मूला यूजफुल है भी नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली काम में नहीं आएगा, तो ये ज़्यादा मुश्किल है याद करना, मेरे लिए मुश्किल है, और हम याद करने का तरीका बनाए भी नहीं है, ठीक है। बट हम डेरिवेशन करते करते अपने आप सही रास्ते पे पहुंच जाते हैं, तो कोई जरूरत नहीं पड़ा। एक चीज कैलकुलेट करके देखो, ये कितना आएगा, RTC/8PC, ये कितना आएगा? सर किसके टर्म्स में? ये दे रखा है वैल्यू यहाँ पे, इसे वैल्यू पुट करके देखो, RTC/8PC कितना आएगा? बी 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 के बराबर आ रहा है। यस सर। तो पहला तरीका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज इक्वल टू VC/3, दूसरा तरीका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम B इज इक्वल टू RTC/8PC, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही तरीका है जिसको हम लोग को यूज करना होगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होता है कि अगर हम लोग को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो उसके इसमें VC/3 करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके अलावा RTC/8PC से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे वापस से सेम चीज जो हम लोग पहले एक जगह यूज किए थे, 2 मेथड्स है, तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? ये मेथड ज्यादा एक्यूरेट है। अगर मान लो सवाल में केवल VC दे रखा और बोला है B कैलकुलेट करो, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर सवाल में TC, PC, VC सब दिया है और बोला है B कैलकुलेट करो, तो हम लोग इस पहले वाले मेथड से कैलकुलेशन करेंगे, दूसरे वाले मेथड से कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एक ये तरीका जिससे हम लोग को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना, अगर दोनों मिला के एक तरीका जहाँ पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से B का कैलकुलेशन कर सकते हैं, सबसे पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट इसके अलावा एक और है, जैसे जब हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे गैसेस सिस्टम को, तो वहाँ था कि 2 गैसेस पार्टिकल है, तो अगर एक पार्टिकल को फिक्स रखे और दूसरे पार्टिकल को मूव कराए, तो एक पार्टिकल के होने की वजह से गैस पूरे वॉल्यूम में फ्रीली मूव नहीं कर सकता। एक वहाँ से भी कैलकुलेशन का पार्ट है जो मॉलिक्यूल के रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं उस चीज को ढंग से समझना, और अगर कहीं भी कोई डिफिकल्टी होगा तो आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग के पास एक सर्कल वाला पार्ट है, मान लो एक एटम दे रखा जो सर्कुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा एक और एटम दे रखा जो भी सर्कुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे, काम करते इसी को कॉपी कर लेते हैं। दूसरा एक और पार्ट दे रखा जो सर्कुलर फॉर्मेट में ही एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा मेंशन करके काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम लोगों को एक मतलब क्या बोल के चल सकते हैं कि एक हम लोगों को गैसियस पार्टिकल्स को मूव कराना है दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब केवल एक गैसियस पार्टिकल को मूव कराने की टेंडेंसी हम लोग को देखनी है दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके। तो खुद से सोच के देखो, जैसे इसका रेडियस वाला पार्ट भी R है, इसका सामने वाले पार्ट का भी रेडियस R है, अगर इसको सामने से ऐसा मूव कराते हैं, मतलब इसको केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराना है। तुम लोग को वीडियो दिख रहा है मेरा साथ ही साथ कि नहीं दिख रहा? दिख रहा दिख रहा है सर। दिख रहा है, चलो ठीक है, मतलब हमको मेरे स्क्रीन पे नहीं दिखता, हम जब उसको मैक्सिमाइज करते तो नहीं दिखता है। तो जैसे एक पार्टिकल है और दूसरे पार्टिकल को इसी डायरेक्शन में मूव कराना है, ठीक है, बट ऐसा मूव कराना है कि दूसरे पार्टिकल से कोलिजन ना हो। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इस पार्टिकल को थोड़ा ऊपर लेके चले गए
और इसको सामने से ऐसा मूव कराया। तो अगर हम लोग इस दूसरे पार्टिकल वाले पार्ट को थोड़ा ऊपर लेके चले जाए, ऊपर लेके जाने का मतलब मान लो ऐसा कर दे, इस चीज को थोड़ा ऊपर लेके चले जाए, तो इतना देख के समझ में आता होगा कि अगर हम लोग बिल्कुल टेंजेंट के बराबर डिस्टेंस पे लेके चले जाए, मतलब यहाँ के सेंटर से इसको आर रेडियस ऊपर डिस्प्लेस कर दे, तो इस केस में यहाँ पे टेंजेंट के बराबर डिस्टेंस पे अगर ये चला गया, तो अब यहाँ से अगर पार्टिकल को मूव कराएंगे तो आराम से मूवमेंट हो पाएगा, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। तो अगर मान लो पार्टिकल्स यहाँ से मूव करके हॉरिजेंटली मूव जा रहा है आगे, तो जैसे एक पार्टिकल जैसे ही ऊपर पहुंचा, तो ऊपर पहुंचने पे हम लोग इसी पार्टिकल वाले पार्ट का एक और कॉपी पेस्ट वहां भी मार सकते हैं। जैसे अगर ये पार्टिकल वाला पार्ट लिए, तो हम लोग आराम से यहाँ पे इस पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पार्टिकल अगर यहाँ से क्रॉस कर रहा होता तो एग्जैक्टली इस टाइप से ही क्रॉस कर रहा होता बिना एक दूसरे को कोलाइड किए हुए, तो फ्रीली आराम से मूव कर सकता था, पहला चीज। सेम टाइप से अगर मान लो कि कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल रहता और इसको ऊपर से, मतलब ऐसा नीचे रहता है, इसको ऊपर मूव करना है विदाउट कोलिजन, तो इस बार फिर से इसके टेंजेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग एक और सर्कल यहाँ पे बना के, मतलब सर्कल को मूव कराते और यहाँ से ऊपर मूव कराते तो अपना काम हो जाता। इसका मतलब ये है कि ये जो हम लोग का सर्कल वाला पार्ट है, इस सर्कल वाले पार्ट को हम लोग आराम से इधर शिफ्ट करके वो डायग्राम कंसिडर करना शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पार्ट जस्ट यहाँ पे टच कर रहा होता, तो आराम से मूवमेंट पॉसिबल हो पाता, मतलब बिना टच किए हुए ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता। तो इस तरह का मूवमेंट तो हर जगह से हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग इस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट होता, इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो अगर पार्टिकल्स को इस डायरेक्शन में मूव करना होता, तो इस टेंजेंट के पार्ट के जस्ट अगर बाहर होते तो आराम से फ्री मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब जो अपना सर्कल का पार्ट है, वो अगर हम लोग इस डायरेक्शन में प्लेस करने की कोशिश करते तो एक और सर्कल प्लेस कर सकते थे यहाँ वाले पार्ट, मतलब इस टाइप से एक सर्कल वाले पार्ट को प्लेस कर सकते थे। तो अगर हम लोग इस तरीके से हर एक डायरेक्शन में सर्कल्स को बनाना शुरू करें, तो इफेक्टिवली तुम लोग को एक चीज दिखाई देगा कि यहाँ से ऊपर गए तो आर रेडियस, यहाँ से और ऊपर गए आर रेडियस, फिर यहाँ से इधर गए आर रेडियस ऊपर और आगे चले गए सेंटर तक, तो वहाँ पे फिर से आर रेडियस। तो दूसरे डायरेक्शन में भी अगर जाते, मान लो नीचे जाते आर रेडियस, उसके आगे फिर से एक आर रेडियस वाला पार्ट निकल के आना चाहिए था, फिर नीचे जाते तो आर रेडियस, फिर से नीचे एक और आर रेडियस वाला पार्ट निकल के आना चाहिए था। मतलब एक बीच का पार्टिकल अगर फिक्स है, तो दूसरे पार्टिकल को बिना किसी कोलिजन के कुछ डायरेक्शंस में मूवमेंट करने हैं, तब उस केस में हम लोग एक टेंजेंट के रिस्पेक्ट में पूरे पार्टिकल्स को दूरी पर रखते हुए आराम से फ्री मूवमेंट करा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसा कंसिडर किया जा सकता है, एक मिनट, ऐसा कंसिडर किया जा सकता है कि हम लोगों के इफेक्टिवली अगर इन सारे के सारे सर्कल्स के रेडियस वाले पार्ट को मिलाना शुरू कर दे, हम लोग ये सारे के सारे सर्कल्स के रेडियस वाले पार्ट को मिलाना शुरू कर दे, तब उस केस में हम लोगों का एक वापस से एक सर्कल वाला पार्ट बन के आ सकता है, जो बेसिकली इस पार्टिकुलर पॉइंट से, मतलब रेडियस वाला पार्ट थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, हाँ, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोगों का जो दूसरा सर्कल है, मतलब इफेक्टिवली इस सर्कल के रिस्पेक्ट में हम लोग सारा का सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। मतलब अगर मान लो कि दो एटम्स होते हैं, ये दोनों में कोई कोलिजन नहीं कराना है, तो इसका मतलब टोटल इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में ये बड़े वाले सर्कल के रेडियस के बराबर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो है तो दो पार्टिकल, लेकिन कोलिजन नहीं हो पा रहा, तो नहीं होने का जो, जैसे मैथ्स में एक टर्म यूज किया करते हैं हम लोग, लोकस, मैथ्स वाले लोग अभी पढ़े होंगे, और अनूप Yes, sir. उसने तुम लोग नहीं सुना होगा। तो जैसे लोकस क्या होता है बेसिकली, उसका मतलब क्या होता है लोकस का? एक कोई पॉइंट है सेंटर से फिक्स वो पोजीशन पे। सेंटर से फिक्स पोजीशन पे नहीं, जैसे हम लोग एक पॉइंट का इक्वेशन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम लोग एक सर्टेन कर्व का इक्वेशन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम लोग एक पाथ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उसमें पाथ में लाइन हो या फिर कोई कर्व हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग एक पाथ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं जो हम लोग के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो अगर एक पार्टिकल को फिक्स रख के दूसरे पार्टिकल्स को मूव कराए, तो पार्टिकल्स वाले पार्ट इस रेड वाले सर्कल के रेडियस के जस्ट बराबर डिस्टेंस पे अगर रहा पहले वाले सर्कल के, तो कोई कोलिजन नहीं होगा। मतलब पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहा है इतने डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, तो कोई कोलिजन नहीं होगा एक सर्टेन एंगल पे अगर मूवमेंट चल रहा है तो। अब अगर पार्टिकल्स के ऊपर ही कोलिजन हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर पार्टिकल्स के ऊपर कोलिजन के चांसेस नहीं है,
तो ये सर्कल के बराबर का डिस्टेंस अगर मेंटेन करके चल रहे हैं दोनों पार्टिकल्स तो कोलिजन नहीं होगा। इसका मतलब अगर हम लोग जैसे मान लो एक सर्कल होता और दूसरे पार्टिकल को हम लोग यहाँ से ऊपर मूव कराए तो कोलिजन पॉसिबल है। इसको थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट किए अभी ऊपर शिफ्ट कराए तो भी कोलिजन पॉसिबल है। इसको और राइट साइड शिफ्ट किए अभी भी कोलिजन पॉसिबल है। जब तक इस टेंजेंट के बराबर डिस्टेंस में नहीं चले गए तब तक कोलिजन पॉसिबल है। इसका मतलब भले ही ये मॉलिक्यूल इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है लेकिन इसका भी वॉल्यूम है दूसरे का भी वॉल्यूम है तो उसके वजह से दूसरे का भी साइज है उसके वजह से जब तक इन दोनों के बीच के मतलब दोनों के सेंटर्स के बीच में या न्यूक्लियस के बीच में 2r के बराबर डिस्टेंस नहीं हो पा रहा तब तक फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। तो इस केस में हम लोग का ये इफेक्टिव रेड वाला जो सर्कल है इस रेडियस के बराबर का हम लोग को वॉल्यूम हटा के चलना पड़ेगा अगर दो पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि एक पार्टिकल तो है ही अपने जगह पे बट दूसरे का भी तो कुछ वॉल्यूम चाहिए। तो दोनों पार्टिकल्स के लिए हम लोग अगर इफेक्टिव पार्ट की बात करें इफेक्टिव वॉल्यूम की बात करें कि कितना वॉल्यूम एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम लोग आराम से मूव कर सकते हैं तो डिस्टर्बेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है ये रेड सर्कल के बराबर। और ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है रेड सर्कल के बराबर का तो इसका मतलब कि दूसरे पार्टिकल को रेड सर्कल के जस्ट बाहर ही रहना पड़ेगा ताकि कोलिजन ना हो पाए। तो टोटल दो पार्टिकल्स या दो मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग का ये रेड सर्कल के बराबर का वॉल्यूम काम का नहीं है मतलब हटाने लायक है। तो जो रेड सर्कल है इसका अगर हम लोग वॉल्यूम निकालें तो इस केस में वॉल्यूम वाला पार्ट 4/3 पाई आर क्यूब लेकिन रेडियस वाला पार्ट यहाँ आर और यहाँ भी आर मतलब 2r के बराबर है। तो 2r का क्यूब उसके हिसाब से 8 वाला पार्ट बाहर आ जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब कर सकते हैं। और अगर ढंग से देखो तो एक मॉलिक्यूल जिसका रेडियस अगर r है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर हम लोग दो पार्टिकल्स भी लेके का वैल्यू निकाल रहे हैं तुम? आ रहे हैं उस चीज पे रुक जाओ। अगर हम लोग दो पार्टिकल्स लेके चलते हैं तो दो पार्टिकल्स के लिए टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम तो ऐसा लिख सकते हैं टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर टू पार्टिकल्स अगर लिख के चले हम लोग तो इस केस में आराम से 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल लिखा जा सकता है। तो अगर एक पार्टिकल के लिए इफेक्टिव वॉल्यूम की बात करें मतलब इसी चीज को जस्ट नीचे मेंशन कर दे टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन पार्टिकल तो आराम से यहाँ पे हम लोग दो पार्टिकल के लिए 8 इंटू समथिंग है तो यहाँ पे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू वी तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी वाले पार्ट को वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। ये हम लोग के लिखने का एक सिंपल सा तरीका हो सकता है। तो अगर हम लोग के पास एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मालूम है तो उस एक मॉलिक्यूल के वजह से टोटल स्पेस में से कितना वॉल्यूम हम लोग एक्सक्लूड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम हम लोग 4v के बराबर लिख सकते हैं। तो ये एक और भी पार्ट ध्यान रखना है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ड्यू टू वन मॉलिक्यूल b इज इक्वल टू 4 टाइम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। और ऊपर से तो हम लोगों ने फॉर्मूला रिलेट किया ही था b इज इक्वल टू vc/3 एक ये फॉर्मूला और तीसरा एक और फॉर्मूला था b इज इक्वल टू 8tc सॉरी rtc। सर 4v क्यों लिखे हैं? 4v क्यों लिखे हैं क्योंकि ये पूरा जो हम लोग कंसिडरेशन लेके चल रहे थे ये दो पार्टिकल्स के लिए था मतलब दो पार्टिकल्स को अगर मूवमेंट करना है या एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में मूवमेंट करना है तो ये रेड सर्कल से उसको बाहर रहना पड़ेगा। रेड सर्कल से थोड़ा भी अंदर आएगा तो कोलिजन होने वाला है। तो हम लोग को फ्री मूवमेंट चाहिए। तो जब तक रेड सर्कल के बराबर के स्पेस में हम लोग नहीं रहेंगे तब तक हम लोग का फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए दो पार्टिकल्स से करस्पॉन्डिंग ये रेड सर्कल के बराबर का वॉल्यूम हम लोग को हटाना पड़ेगा। एक्चुअल में सर्कल नहीं होता स्फेयर होता है बट दो पार्टिकल्स के लिए हम लोगों को पूरे रेड सर्कल के बराबर का वॉल्यूम एक्सक्लूड करके चलना पड़ेगा। तो अगर दो पार्टिकल्स के लिए टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है जहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब क्या है तो एक स्फेयर का वॉल्यूम। तो अगर दो पार्टिकल्स के लिए 8 है तो एक पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा तो 4 मतलब दो के लिए 8 है तो एक के लिए 4 हो जाएगा 4 इंटू वी के बराबर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस पूरे पार्ट में एक ये भी पार्ट हम लोग को यूज करना पड़ेगा। हो सकता है सवाल में मॉलिक्यूल का रेडियस पूछ ले कि मॉलिक्यूल का रेडियस कितना है। मान लो कोई भी एक मॉलिक्यूल है रियल गैस उसका रेडियस कितना है कैसे निकालेंगे तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाल सकते हैं। दिया हुआ है सर क्या दिया क्या हुआ है उसको डिपेंड
डिपेंड करता है, बोल रहे हैं कि उसमें हो सकता है टीसी पीसी दिया हो, वीसी दिया हो, तो पहले एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का बी का वैल्यू निकालेंगे और बी को 4 टाइम्स वॉल्यूम से रिलेट करके आराम से वॉल्यूम के 4/3 पाई आर क्यूब को पुट करके रेडियस वाला पार्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये भी एक पार्ट होगा जिसको हम लोग को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के कैलकुलेशन के लिए पुटअप करना होगा। ऑल्दो जैसे ये जो रेडियस वाला पार्ट है, इस चीज़ को हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर सकते थे, ये पहले भी ये चीज़ ऐसा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, बट हम जानबूझ के नहीं किए, हम इसको अभी एक्सप्लेन करना चाहते थे ताकि तीनों को एक ही साथ हम लोग रिलेट कर पाए। सर 4 into v तो excluded volume of one molecule हुआ ना हाँ, फिर? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ड्यू टू वन मॉलिक्यूल है, ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। ठीक है, पूरा का पूरा पार्ट एक मॉलिक्यूल के लिए या फिर एक पार्टिकल के लिए टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना है। तो फिर अगर 4 into v करके b निकालेंगे तो b for one molecule निकलेगा। हाँ, बी फॉर वन मॉलिक्यूल निकलेगा। तो यहाँ तक का पार्ट जो है ये तुम्हारे कल के एग्जाम में आ रहा है, और हमको भी अब याद नहीं है कि क्या क्या सवाल है, कौन से टॉपिक तक लास्ट सवाल है, बट यहाँ तक का पार्ट तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है। इसके बाद एक विरियल इक्वेशन बच गया, बहुत ही छोटा सा टॉपिक। लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट बच गया, बहुत ही छोटा सा टॉपिक। और बॉयल्स टेम्परेचर वाला पार्ट। ये 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो ये 3 छोटे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो कल के एग्जाम का तैयारी